एपिसोड 6 पिज्जा डेट। यह डेट मिल गए। रिया बाहें फैलाकर हवाई जहाज की तरह रोहित को चिपक गई। रोहित हैरान हो गया था। हमेशा चुपचाप रहने वाले आर्यन को आज हो क्या गया था। इस बच्चे में चेहरे के सिवा कोई गुण नहीं था जो आर्यन से मेल खाता हो। रोहित ने आर्यन को दोनों हाथ से पकड़ा, उसके शरीर का टेम्परेचर चेक किया। बहुत बेचैन होकर पूछने लगा, बेटा तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ है तुम्हें? रिया ने रोहित को एक हाई फाइव देकर कहा, आज तो मैं कुछ ज्यादा ही ठीक हूँ। रोहित आर्यन को लेकर एक्स्ट्रा पोसेसिव था, मगर आज उसका डरना सही भी था। उसे लगा कहीं आर्यन किसी मानसिक बीमारी का शिकार तो नहीं हुआ। वो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था जिससे आर्यन पर कोई स्ट्रेस हो। रोहित ने रिया को थोड़ा नरमी से कहा, चलो बेटा अंदर चले, तुम्हारे खाने का वक्त हो गया है, भूख लगी होगी। उद्धरण चिन्ह। रिया ने पेट पर हाथ घूमते हुए कहा, हाँ भूख तो जोरों की लगी है। रिया ने रोहित को एक हाथ से इशारा करके झुकने को कहा। रोहित भी बिना देर किए झुक गया। रिया ने रोहित के कान में फूसफूसाते हुए कहा, मुझे तो पिज्जा खाना है। रोहित ये बात सुनकर हैरान हो गया। आज तक कभी आर्यन ने सामने से कोई चीज डिमांड नहीं की थी, फिर आज अचानक पिज्जा की डिमांड। रोहित आर्यन को ऐसी कंडीशन में उसे किसी चीज के लिए मना करके उसकी मानसिक स्थिति और बिगाड़ना नहीं चाहता था। उसने फोन निकालकर होटल के शेफ को कॉल लगाया और बोला, हमारी होटल का बेस्ट पिज्जा तैयार करो, हम नीचे आ रहे हैं। सारे रास्ते टैक्सी में अनिका खिड़की के बाहर देखते हुए ये सोच रही थी कि आखिर उसके पापा किस जन्म का बदला ले रहे थे उससे। क्यों उन्होंने अनिका से उसका बेटा छीना? वो बार बार एक ही चीज सोच रही थी, कहाँ होगा उसका बेटा, कैसा होगा, किस हाल में होगा वो। बगल में बैठा आर्यन चुपचाप अनिका को देख रहा था। आर्यन चाहता था अगर ये कोई सपना है तो बस ये सपना कभी न टूटे। रेस्टोरेंट पहुंचने के बाद अनिका को ये रियलाइज हुआ कि रिया न तो गेम खेल रही थी न तो कुछ बोल रही थी, वो बस अनिका को देखे जा रही थी। होटल के टेबल पर बैठकर आर्यन ने नैपकिन उठाकर गोद में सजाया। एक नैपकिन अपनी टी शर्ट की कॉलर से लगा ली। अनिका रिया की टेबल मैनर्स देखकर खुश हो गई। उसने रिया को आंखों से इशारा करके और धीमी आवाज में ताली बजाकर उसकी तारीफ की। अचानक अनिका की नज़र रिया की आंखों पर पड़ी। आर्यन की आंखें हमेशा थकी हुई और कमजोर लगती थी, इसलिए अनिका ने अपनी पर्स से एक आईना निकाला और आर्यन को दिखाकर बोली, देखो क्या हो गया है तुम्हारी आंखों को, सारा दिन गेम खेलने से हुआ है ये। Why don't you listen to your mom? आर्यन ने ये सुनते ही मुस्कुराकर अनिका से पूछा, मॉम आई विल लिसन टू यू। हमेशा बिंदास रहने वाली रिया को इतना शांत देखकर अनिका को उसकी चिंता हुई। अनिका अपनी चेयर से उठकर आर्यन के बगल में बैठ जाती है, फिर उसके माथे को चूमकर पूछा, इज एवरीथिंग ऑल राइट? मासूम आर्यन ने हाँ में सर हिलाया। अनिका उसके जवाब से संतुष्ट नहीं थी। उसे पता था कोई तो बात है जो हमेशा मस्ती में रहने वाली रिया आज इतनी शांत थी। अनिका ने आर्यन के सर पर हाथ फिरते कहा, अगर ठीक हो तो ये तुम्हारी आंखों को क्या हुआ है और इतनी शांति से क्यों बैठे हो आज? आर्यन ने अनिका का हाथ पकड़ कर कहा, आई एम फाइन, इनफैक्ट आज मैं बहुत खुश हूँ मॉम। आर्यन ये कहकर थोड़ा डर जाता है। वो चुपचाप टेबल पर रखी प्लेट की तरफ देखने लगा और फिर खाली प्लेट पर चम्मच घुमाते हुए आर्यन ने पूछा, कैन आई कॉल यू मॉम? अनिका ने सोचा कि रिया आज तक उसे मम्मा बुलाती थी, अब मॉम बुलाना चाहती है। फिर कुछ सोच के अनिका आर्यन के बगल से अपनी चेयर पर जाते हुए बोली, मॉम कहो या मम्मा, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। आर्यन जोर से चिल्ला पड़ता है, सचमुच? आर्यन ने अपने टेबल पर खड़े होकर अनिका के सामने बाहें फैलाकर कहा, आई लव यू मॉम। दोनों ने हक किया और मेनू उठाकर पिज्जा ऑर्डर करने लगे। होटल पैराडाइज में रिया रोहित का हाथ पकड़े हवा में पाँव उछालती हुई होटल की कॉफी शॉप में दाखिल हुई। आर्यन का ऐसा बर्ताव रोहित ने पहले कभी नहीं देखा था। कॉफी शॉप में पहुंचकर रिया ने कहा, रुको, डेट टेबल सिलेक्शन मेरा होगा। रिया ने ऐसा टेबल चुना जहां से लिफ्ट का दरवाजा ठीक से दिखे। उसे अपने दोस्त को पहचानना था जो ब्लैक जीन्स और ब्लैक टी शर्ट पहने लिफ्ट से निकलेगा। रोहित रिया की हर एक हरकत बड़े ध्यान से देख रहा था। तभी टेबल पर एक लार्ज पिज्जा आया। रिया पिज्जा देखकर खुश हो गई। उसने एक बड़ा सा पीस उठाया और एक बड़ा बाइट ले लिया। रोहित को ऐसे टेबल मैनर्स बिल्कुल पसंद नहीं थे। उसने आर्यन को हमेशा सिखाया था कि नैपकिन गले और गोद में लगाकर फोक और नाइफ से खाना चाहिए, मगर आज उसे आर्यन को बड़े प्यार से संभालना था, इसलिए वो कुछ नहीं बोला। रिया मुंह में पिज्जा का बड़ा टुकड़ा होने के बावजूद बोलने लगी, मम्मा ने आपको कैसे ढूंढा? रिया की बातें सुनकर रोहित का टेंशन बढ़ने लगा। रोहित कुछ बोल पाए उसे पहले रिया खुद ही आगे बोल पड़ी,
चलिए ये बताए कहाँ थे आप अब तक। ये सब सुनकर रोहित स्तब्ध था और सोचे जा रहा था कि उसके बेटे को आखिर हो क्या गया है। वो क्यों ऐसी अजीब अजीब बात कर रहा है। ना चाहते हुए भी धीरे धीरे उसे सनी की बात सच लग रही थी। कहीं उस अनिका ने आर्यन पर जादू तो नहीं किया। मारवा ग्रुप की 22 कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड थी। मनाली में इंटरनेशनल लेवल की एक आधुनिक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल थी। इतना बड़ा एम्पायर होने के बावजूद रोहित को अपनी पूरी लाइफ एक सेकंड में फीकी लगने लगी थी। सब कुछ फिजूल लगने लगा था। उसने तय कर लिया चाहे कुछ भी हो जाए वो आर्यन को अनिका के चंगुल से बचा कर रहेगा। रोहित हाथ की मुट्ठी बनाए मुंह को लगाकर कुछ सोच रहा था। रिया अब पिज्जा पर से अपने फेवरेट टॉपिंग्स चुन चुन कर हाथ से निकाल कर खाने लगी। तभी उसका ध्यान सामने बैठे रोहित के मसल्स पर गया। रेगुलर एक्सरसाइज की वजह से रोहित का शरीर फिट था। फ्लैट एब्स, टोन्ड मसल्स उसके टुक्सेडो शर्ट से भी साफ नजर आ रहे थे। रिया ने रोहित के बाइसेप्स देखे और अपने छोटे छोटे हाथों से उसे दबाकर कहा, वाओ, मैंने सोचा था उससे काफी ज्यादा हैंडसम और स्ट्रोंग हो आप मुझे एक हाथ में पकड़कर राउंड घुमाना, बड़ा मजा आएगा। आर्यन की कमजोर मनस्थिति समझते हुए रोहित के पास उसकी बातें मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। वो आर्यन को समझाते हुए कहने लगा, देखो बेटा, मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगा। तुम्हारे जी में आए वो करो, बस मेरी एक बात मान लो। देखो, तुम उस शातिर औरत जो 2402 रूम में रहती है, उसकी बात मत सुनो। रिया ने हाथ में उठाया हुआ टॉपिंग का एक बड़ा टुकड़ा जमीन पर फेंक दिया। वो रोहित की इस बात पर नाराज होकर बोली, आप ऐसे वर्ड्स कैसे यूज कर सकते हो? डोंट फॉरगेट, शी इज माई मम्मा। इतना सुनते ही रोहित हैरान रह गया। उसने पूरा मन बना लिया कि सबसे बड़े साइकोलॉजिस्ट से वो आर्यन का इलाज करवाएगा और अनिका पर केस करेगा। गुस्सा हुई रिया ने टेबल से उठकर रोहित से कहा, मुझे लगता है हमें अब जाना चाहिए। लगता नहीं मेरा दोस्त अब आएगा, और हाँ, मैं आपसे बात नहीं करूंगी जब तक आप मम्मा को सॉरी नहीं कहते। ये कहकर रिया लिफ्ट की ओर चलने लगी। रोहित अपना फोन टेबल से उठाकर रिया के पीछे भागा। रोहित ने देखा कि आज आर्यन की बातों में, उसकी चाल में एक अलग ही कॉन्फिडेंस था। उसने हमेशा चाहा था आर्यन भी बाकी बच्चों की तरह स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट हो, मगर इस तरह का ओवर बदलाव उसे हजम नहीं हो रहा था। लिफ्ट के पास जाकर रिया अटक गई। वो रोहित की ओर मुड़कर बोली, मुझे वॉशरूम जाना है। रोहित रिया का हाथ पकड़कर उसे लॉबी के अंत में ले जाता है। रोहित जैसे ही उसे अंदर ले जाने लगा, रिया ने उसे रोक लिया। वेट, आप अंदर नहीं आ सकते। डोंट यू नो दैट? ऐसा कहकर रिया लेडीज वॉशरूम में चली गई। ये देखकर रोहित का सर मानो घूमने लगा। वो सोच रहा था कि भले ही आर्यन सिर्फ 6 साल का था, उसे इतनी समझ तो थी कि उसे कौन से वॉशरूम में जाना चाहिए, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि जिसे वो आर्यन समझ रहा था वो दरअसल रिया थी। मगर उसे आर्यन समझकर, उसके बदले बर्ताव को देखकर रोहित के टेंशन के मारे के पसीने छूट रहे थे। रोहित ने वहीं खड़े खड़े डॉक्टर अग्रवाल को फोन लगाया। डॉक्टर अग्रवाल मारवाज की मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डीन थे। डॉक्टर ने तुरंत ही रोहित का फोन उठा लिया। हेलो रोहित, हाउ आर यू? मारवा परिवार की छोटी से छोटी बात अखबार की सुर्खी बन जाती थी। यहाँ बात हो रही थी खानदान के इकलौते वारिस के मेंटल हेल्थ की। इसलिए रोहित ने लॉबी में एक बार इधर उधर देखा कि कहीं कोई उसकी बात तो नहीं सुन रहा, और फिर रोहित ने थोड़े दूर जाकर डॉक्टर से कहा, डॉक्टर अग्रवाल, आई थिंक आर्यन नीड्स इमीडिएट साइकोलॉजिकल अटेंशन। वो होटल की किसी गेस्ट को अपनी माँ समझने लगा है, और वो। रोहित कहते कहते रुक गया और फिर उसने कुछ सोचकर आगे कहा, आई थिंक वी नीड टू हायर द बेस्ट काउंसलर फॉर हिम। डॉक्टर अग्रवाल ने पूरी बात शांति से सुनने के बाद कहा, रिलैक्स रोहित, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इट्स नॉर्मल। इस उम्र में बिन माँ के बच्चे ऐसा करते हैं। कई बच्चे तो अपनी मरी माँ से बातें भी करते हैं। ये एक फेस है, वो शायद अपने आप बाहर आ जाए। फिर भी सिम्पटम्स लॉन्ग लास्टिंग लगे तो मुझे कहना, आई विल अपॉइंट द बेस्ट चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट। डोंट वरी। डॉक्टर अग्रवाल इतना कहकर फोन काट देते हैं। रोहित डॉक्टर से बात करते करते होटल लॉबी रिसेप्शन तक आ गया था। ठीक उसी वक्त अनिका आर्यन को लेकर मेन एंट्रेंस से आई। रोहित का मुंह रिसेप्शन की ओर था और पीठ एंट्रेंस की तरफ। आर्यन ने पीछे से पापा को पहचान लिया। उसे पता था कि अगर पापा ने आर्यन को उसे किसी अजनबी के साथ बाहर से आते देख लिया तो उसकी खैर नहीं। इससे पहले कि रोहित उनकी तरफ मुड़ता, आर्यन अनिका के पीछे से स्टेयरकेस के रास्ते ऊपर चला गया। जब रोहित मुड़ा तो उसने देखा अनिका आ रही थी। उसका गुस्सा अनिका के लिए 7वें आसमान पर था।
वो अचानक अनिका का रास्ता रोककर खड़ा हो गया तो अनिका के मुंह से चीख निकल गई। आसपास खड़े लोग अपना काम रोककर रोहित और अनिका को देखने लगे। रोहित किसी की भी परवाह किए बिना अनिका पर टूट पड़ा। क्या चाहिए तुम्हें? क्यों कर रही हो ऐसा मेरे बेटे के साथ? अनिका को लग रहा था रिया उसके पीछे है। वो रिया के सामने कोई तमाशा नहीं चाहती थी। अनिका ने अपनी मुट्ठी कसकर अपना गुस्सा दबाया और रोहित से बोली, देखिए मुझे लगता आपको कोई गलतफहमी हुई है। इससे पहले कि अनिका अपने बचाव में आगे कुछ कहती रोहित ने उसकी बात काटकर कहा, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? तुमने जितना सोचा होगा उससे ज्यादा दूंगा, बस हमसे दूर रहो। ये सुनकर अनिका ने अपना कंट्रोल खो दिया और उसने अपने हाथ से रोहित को रोकते हुए कहा, आगे कुछ मत बोलना। अनिका ने एक लंबी सांस ली और गुस्सा दबाकर बोली, देखिए आप मेरी बच्ची के सामने मुझ पर ऐसे इल्जाम लगा रहे हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं। रोहित अनिका की बात सुनकर शॉक हो गया, क्योंकि अनिका के साथ तो कोई था ही नहीं। रोहित अनिका के पीछे देखने लगा, तभी अनिका ने भी मुड़कर देखा। अनिका हैरान हो गई, वहां रिया नहीं थी। अनिका पैनिक होकर लॉबी में रिया को आवाज देने लगी, रिया, रिया कहाँ हो तुम? परेशान अनिका ने पर्स से फोन निकाला। रोहित समझ नहीं पा रहा था कि यह सब अनिका का दिखावा था या सचमुच उसकी बच्ची खोई थी। अनिका पूरी लॉबी में रिया को ढूंढने लगी। एक हाथ से उसने रिया को फोन लगाया। रिया का फोन बज रहा था लेकिन वो जवाब नहीं दे रही थी। बेहद घबराए अनिका बार बार फोन लगाने लगी। वहीं वॉशरूम में रिया वॉश बेसिन के टैप तक नहीं पहुंची रही थी। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी एडियो को ऊंचा करके अपने हाथ धोए। उसकी जेब में फोन काफी देर से बज रहा था। हाथ धोने के बाद गीले हाथों से ही उसने फोन रिसीव किया और बिना फोन कान को लगाए बोली, मैं वॉशरूम में हूँ। इतना कहकर रिया ने फोन काट दिया। रिया की इतनी बात सुनकर अनिका की जान में जान आई। अपने हाथ घुटनों पर रखकर सांस लेने लगी। जैसे ही थोड़ी स्वस्थ हुई वो वॉशरूम की ओर दौड़ी। वहां आर्यन टॉप फ्लोर पर अपने कमरे का दरवाजा नॉक करने लगा। कुछ देर बाद जब सनी ने दरवाजा खोला तो आर्यन को बाहर देखकर वो यकीन नहीं कर पाया। उसने तेजी से आर्यन को उठा लिया और तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। उसे डर था कहीं रोहित ने आर्यन को कमरे के बाहर देख लिया तो आर्यन के साथ साथ उसकी भी खैर नहीं। आर्यन को डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठकर घबराए हुए सनी ने पूछा, तुम बाहर कब गए? भैया ने तुम्हें देखा होगा तो तुम्हारा जो होगा सो होगा। मैं अपने मोबाइल से हाथ धो बैठूंगा और एक बात बता दूं, अगर मेरा मोबाइल मुझसे छीन लिया गया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अनिका के साथ डिनर करने के बाद आर्यन काफी खुश लग रहा था। उसे सनी चाचू की बातों पर हंसी आ रही थी। उसने अपने एक हाथ से इशारा करके सनी को पास बुलाया और फिर सनी के कान में कहा, पापा देखिए उससे पहले मैं निकल आया। पहले सीढ़ियों से फर्स्ट फ्लोर गया फिर वहां से लिफ्ट में सीधा यहाँ। सनी और आर्यन का चेहरा बिल्कुल पास पास था। सनी ने वहीं से आर्यन के जैसा ही टोन निकालते हुए पूछा, मगर तुम गए कहाँ थे? आर्यन ने अपनी आंखें नीचे की और मुस्कुराकर बोला, पिज्जा खाने। नीचे अनिका लेडीज वॉशरूम में जाती है। वहां जैसे ही उसे रिया दिखी उसने रिया को उठाकर चूम लिया और फिर थोड़ा प्यार से डांट भी दिया, आज पूरी शाम तुम वेल बिहेव्ड थी। होटल में आते ही तुम्हारी शैतानी शुरू। रिया भी मम्मा को किस करके कहती है, आज का पिज्जा बहुत टेस्टी था। अनिका मुस्कुराए और बोली, है ना? तो फिर से चलेंगे। इस बात पर रिया हंसने लगी। वॉशरूम के सामने एक सर्विस लिफ्ट थी। अनिका नहीं चाहती थी कि मेन लिफ्ट के सामने रिसेप्शन के पास खड़ा रोहित रिया के सामने फिर वो सब बोले जो उसने अभी अभी कहा था। अनिका रिया को सर्विस लिफ्ट के जरिए ऊपर ले गई। उधर स्वीट नंबर 2401 में सनी ये सुनकर परेशान था कि आखिर आर्यन पिज्जा किसके साथ खा कर आया। वो रूम में यहाँ से वहाँ चक्कर लगा रहा था। उसे लगा इससे पहले कि रोहित को कहीं से पता लगे मुझे ही सब कुछ बता देना चाहिए। ये सोचकर सनी ने रोहित को सब कुछ बताने के लिए फोन लगाया। टेंशन के मारे उसकी सांसें भारी होने लगी थी। जैसे ही दूसरी तरफ से रोहित ने फोन उठाया, सनी हिम्मत करके सब कुछ एक सांस में बोल गया, भैया आर्यन पिज्जा खा के आया है। लेकिन इसके बाद रोहित ने सनी को जो कहा वो सुनकर सनी गहरे सदमे में चला गया। रोहित ने कहा, हाँ मैं ही उसे ले गया था। अब शौक लगने की बारी रोहित की थी, पर एक सेकंड वो रूम में है मतलब आर्यन ऊपर तुम्हारे साथ है। सनी रिलीफ के साथ कहता है, हाँ वो तो आ गया। रोहित को आर्यन का बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था मगर उसे डॉक्टर अग्रवाल की बात याद आई, ये फेस है निकल जाएगा। रोहित सनी से कहता है, ठीक है मैं भी आता हूँ। रात के 11 बज चुके थे। अनिका अपने सूट के बेडरूम में बेड पर लेट गई। सारे दिन की थकान के बाद अब उसके शरीर की कमजोरी उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रही थी।
वहां बगल में रिया बेड पर लेटी तो थी मगर नींद उससे कोसों दूर थी। रिया की आंखों के सामने बार बार एक ही फिल्म चल रही थी। रिया, मम्मा और डैड किसी बीच पर घूमने गए हैं और रिया डैड के कंधों पर बैठी है। रिया ने कच्ची नींद में सोई अनिका से पूछा, मम्मा कितना अच्छा होगा अगर आप और डैड साथ ही रहो। अनिका की कच्ची नींद अब गहरी हो चुकी थी इसलिए उसने रिया की बात नहीं सुनी। रिया ने भी अनिका को सोते हुए देखा। उसे पता था कि मम्मा को नींद मिलना उसके शरीर के लिए कितना जरूरी था, इसलिए उसने मम्मा को डिस्टर्ब ना करने का सोच के उसे हक करके अपनी आंखें बंद की, ये सोचकर कि शायद नींद आ जाए। वहां आर्यन की भी हालत कुछ वैसी ही थी, खुली आंखें और नींद गायब। आर्यन अपने कमरे में हमेशा डैडी के साथ सोता था मगर आज उसके पास मॉम के साथ बिताए वक्त की स्वीट मेमोरीज थी। दोनों बच्चों की आंखों से नींद गायब थी, लेकिन दोनों के पास अब एक उम्मीद थी, यह उम्मीद कि बहुत जल्द हम मॉम एंड डैड के बीच सोएंगे। एपिसोड 7 मेरी गो राउंड। मॉर्निंग बर्ड्स की मीठी आवाज़ों के बीच आर्यन की आंखें खुली। बीती रात उसे काफ़ी अच्छी नींद आई थी और क्यों ना हो आर्यन ने जिंदगी में पहली बार माँ का स्पर्श महसूस किया था। मगर उसे पता था चाहे कुछ भी हो जाए रोहित को कल के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। आर्यन धीरे से अपना सर पिलो से उठाकर कमरे में देखने लगा। रीडिंग टेबल पर रोहित लैपटॉप पर रोज की तरह अपने मेल्स चेक कर रहा था। आर्यन ब्लैंकेट हटाकर बेड से उतर गया, अपने स्लीपर्स पहने और बाथरूम में चला गया। रोहित की आंखें भले ही लैपटॉप स्क्रीन पर थी, उसका ध्यान पूरी तरह से आर्यन पर था। वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहा था, बस आर्यन पहले की तरह नॉर्मल हो जाए। डॉक्टर अग्रवाल का कहा सच हो, वो बस आर्यन का एक फेज हो जो निकल गया हो। आर्यन ब्रश करके बाथरूम से बाहर आया, रोहित के पास जाकर एक ओबीडियंट बच्चे की तरह बोला, गुड मॉर्निंग डैड। रोहित ने आर्यन के कंधे पर हाथ रख के विश किया, गुड मॉर्निंग आर्यन। चलो नाश्ता कर लेते हैं, फिर तुम रेडी हो जाओ, टीचर आने वाली होगी। आर्यन हाँ में सर हिलाकर लिविंग एरिया की तरफ जाने लगा। रोहित की नज़रें अब भी आर्यन के बर्ताव पर थी जो अब बिल्कुल पहले जैसा हो गया था। रोहित ने लैपटॉप बंद किया और आर्यन के पीछे लिविंग रूम में गया। डाइनिंग टेबल पर रोज की तरह होटल के सर्विस स्टाफ ने नाश्ता सजा दिया था। ऑरेंज जूस, ब्रेड टोस्ट, बटर और सलाद। आर्यन ने अपने ग्लास में जूस लिया और प्लेट में सलाद लेकर खाने लगा। रोहित ने राहत की सांस ली। आर्यन पहले की तरह नॉर्मल हो गया था। मनाली सिटी एरिया। इस बीच कामिनी तेज कार चलाकर किसी का पीछा कर रही थी। थोड़ी थोड़ी देर में मुड़ते रास्तों पर बेपरवाह होकर कार चलाना खतरनाक हो सकता था, मगर कामिनी को ये फिक्र थी कि कुणाल उसकी आंखों से दूर ना हो जाए। कामिनी सुबह 7 बजे से कुणाल के घर के बाहर अपनी कार में कुणाल के निकलने का इंतजार कर रही थी। 9 बजे जैसे ही कुणाल निकला कामिनी उसका पीछा करने लगी। बर्थडे पार्टी के बाद ना तो कुणाल कामिनी का फोन उठा रहा था और ना ही कॉल बैक कर रहा था। कामिनी को कुणाल का ये बर्ताव बहुत अजीब लग रहा था, इसलिए कामिनी कुणाल का पीछा करके पता करना चाहती थी कि आखिर कुणाल कहाँ और किसके साथ बिजी है। कुणाल अपनी कार काफी तेजी से चला रहा था। कुछ देर तक कामिनी ने कुणाल का पीछा किया। कुणाल की गाड़ी होटल पैराडाइज के गेट पर रुकी। कामिनी थोड़ी दूर रुक गई। उसने देखा कुणाल ने गेट पर सिक्योरिटी से कुछ बात की और गाड़ी लेकर अंदर चला गया। कामिनी कुणाल को पता नहीं चलने देना चाहती थी कि वो उसका पीछा कर रही थी। कामिनी ने अपनी गाड़ी वहीं पार्क कर दी। कामिनी चलकर होटल में एंटर हुई। उसने देखा कुणाल वैलेट पार्किंग के लिए अपनी कार दे रहा था। कुणाल होटल लॉबी से होते हुए लिफ्ट तक गया। कामिनी मेन एंट्रेंस के शीशे से कुणाल पर नजर रखे हुई थी। कुणाल जब लिफ्ट के अंदर चला गया तो कामिनी दौड़कर लिफ्ट के पास आई। उसने देखा कि लिफ्ट 4th फ्लोर पर रुकी। कामिनी तुरंत बगल वाली लिफ्ट में गई और 4th फ्लोर का बटन दबाया। जैसे ही लिफ्ट 4th फ्लोर पर रुकी कामिनी ने बड़े ध्यान से लिफ्ट के बाहर झांक कर देखा। कॉरिडोर खाली था। कामिनी चुपके से बाहर आई। कॉरिडोर की राइट साइड से कुणाल की आवाज आई। कामिनी ने दीवार के कोने से लगकर देखा। कुणाल होटल के कुछ स्टाफ मेंबर्स को इंस्ट्रक्शंस दे रहा था, मेरे दोस्त यहाँ शाम 6 बजे से आना शुरू हो जाएंगे, उन्हें किसी भी बात की कमी नहीं होनी चाहिए। कुणाल ने जेब से पैसों की गड्डी निकाली और उनके हाथ में रख दी। कुणाल लगभग धमकाते हुए उन्हें कहने लगा, और पैसे चाहिए तो मिल जाएंगे मगर याद रखना कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इसके बाद कुणाल उनके साथ बॉल रूम में चला गया। कामिनी दीवार के कोने से दबे पांव बॉल रूम के दरवाजे पर जा पहुंची। उसने दरवाजे से झांक कर देखा तो कुणाल अपने हाथ हिलाकर कुछ समझा रहा था। सारा हॉल फूलों से सजा देना।
और हाँ, ये बीच में एक स्पॉटलाइट और मुझे एक फॉलो लाइट भी चाहिए। जब मैं वह दरवाजे से अंदर आऊँगा मेरे हाथ में फूलों का गुलदस्ता होगा। मैं चाहता हूँ कि वह फॉलो लाइट मुझे फॉलो करे। मैं चलकर लड़की के पास आऊँगा और जैसे ही मैं उसके पास पहुँचूँ उनकी सारी लाइट ऑन कर देना। ठीक इस वक्त डीजे से कहना कि मेरा सिलेक्ट किया हुआ गाना बजा दे। दरवाजे के बाहर खड़ी कामिनी कुछ समझ नहीं पा रही थी कि कुणाल आखिर करना क्या चाहता था। तभी वहाँ होटल का एक सफाई स्टाफ वहाँ आया। उसने कामिनी को इस तरह खड़े देख हैरानी से पूछा, एक्सक्यूज मी मैडम, आपको कुछ चाहिए? कामिनी घबरा गई, कहीं कुणाल को उसके बारे में पता ना चल जाए। वो वहां से भाग निकली। सफाई वाला उसे आवाज देने लगा, अरे मैडम क्या हुआ, क्या हुआ? मैडम, आवाज सुनकर कुणाल और बॉलरूम में मौजूद बाकी लोग बाहर दरवाजे की तरफ आ गए। सीनियर स्टाफ ने सफाई वाले से पूछा, क्या हुआ मनोज, क्यों चिल्ला रहे हो? उद्धरण चिन्ह। मनोज हंसकर बोला, पता नहीं सर, एक लड़की यहाँ दरवाजे से लगकर खड़ी थी, उसके हाथ में उसके जूते थे, मैंने उससे पूछा कुछ चाहिए आपको, तो भाग खड़ी हुई। मुझे लगता है वह गलत फ्लो पर आ गई थी। तभी कुणाल ने मनोज के चेहरे की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हारी शक्ल देखकर डर गई होगी। बाकी स्टाफ वाले सफाई वाले मनोज पर हंसने लगे। कुणाल ने मनोज के हाथ में 2000 रुपए दिए। कुछ और पैसे दिखाकर कुणाल ने कहा, मेरा एक काम करोगे, अगर काम हो गया तो और 2000 दूंगा। उद्धरण चिन्ह। मनोज ने खुश होकर कुणाल से कहा, जरूर करूंगा साहब, आप काम तो बोलिए। उद्धरण चिन्ह। कुणाल ने अपनी जेब से फोन निकाला। फोन की गैलरी में जाकर उसने रागिनी की तस्वीर मनोज को दिखाया। जब अनिका उसे कॉफी शॉप में मिलने आई थी तब चुपके से कुणाल ने उसकी तस्वीर निकाल ली थी। कुणाल ने मनोज को तस्वीर दिखाकर कहा, इस लड़की को गौर से देखो, इसका नाम रागिनी है और ये तुम्हारे होटल में ही रुकी है। बस तुम्हें ये पता लगाना है कि होटल के किस रूम में रुकी है। फिर कुणाल ने जेब से एक लेटर निकाला और मनोज को समझाया, जैसे ही वह मिल जाए उसे बस ये लेटर दे देना। मनोज ने तस्वीर देखी और मुस्कुराकर बड़े कॉन्फिडेंस से बोला, फिक्र मत कीजिए, आपका काम हो जाएगा, लेटर इस लड़की तक पहुंच जाएगा। कुणाल मनोज की पीठ थपथपाकर वहां से निकल गया। कामिनी गहरी सोच में अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रही थी। उसे ये तक पता नहीं था कि उसके पाँव की सैंडल अब तक उसके हाथों में थी। कामिनी ने दरवाजा खोलकर सैंडल को बगल की सीट पर डाला। वह जैसे ही गाड़ी में बैठी उसने देखा कुणाल अपनी गाड़ी में तेजी से होटल पैराडाइज के गेट से निकल रहा था। कामिनी तुरंत स्टीयरिंग व्हील के नीचे छुप गई। उसने कुणाल की गाड़ी को आगे निकलते हुए देखा। कामिनी समझ नहीं पा रही थी आखिर कुणाल ये सब क्यों कर रहा था और किसके लिए। कुणाल ने गाड़ी में तेज म्यूजिक चलाया हुआ था। वो अपनी जेब से फोन निकालकर एक हाथ से ड्राइव करते हुए एक हाथ से मैसेज टाइप करने लगा। ठीक शाम 6 बजे होटल पैराडाइज के बॉलरूम में पहुंच जाना। कुणाल ये मैसेज अपने नज़दीकी दोस्तों को करने वाला था। वह चाहता था कि वह अपनी नई खूबसूरत दोस्त को अपने सारे फ्रेंड से इंट्रोड्यूस करवाएं। गाड़ी चलाते हुए मैसेज भेजने वाले कुणाल को ये पता नहीं चला कि कब उसने गलती से यह मैसेज कामिनी को भी भेज दिया। कामिनी अपनी गाड़ी में सर स्टीयरिंग पर रख कर बैठी थी। कामिनी को शक हो चुका था कि कुणाल की जिंदगी में शायद कोई और लड़की है। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। कामिनी ने आंखें ऊपर करके डैशबोर्ड पर रखे फोन को देखा। उसने नोटिफिकेशन में देखा कि कुणाल का मैसेज था। बिखरे बालों को अपनी आंखों के सामने से हटाते हुए कामिनी ने मैसेज पढ़ा, ठीक शाम 6 बजे होटल पैराडाइज के बॉलरूम में पहुंच जाना। ये मैसेज पढ़कर मानो कामिनी को अपनी खोई जिंदगी वापस मिल गई थी। कामिनी को लगा कि सारी प्लानिंग कुणाल ने इसलिए की थी ताकि आज शाम वो कामिनी को शादी के लिए प्रपोज कर सके। बेचारी कामिनी को खुद पर शर्म आ रही थी। उसे लगा कुणाल पर उसे इस तरह शक नहीं करना चाहिए था। अब कामिनी को आज के स्पेशल दिन पर कुणाल के लिए कुछ स्पेशल करना था। कामिनी ने सोचा, अगर आज के दिन अनिका की कंपनी मैं कुणाल को तोहफे में दूं तो अच्छा सरप्राइज होगा। कामिनी ने तुरंत अनिका को फोन लगाया। अनिका ने जैसे ही फोन उठाया कामिनी ने उसे एक ऑफर दे दी, सुनो अनिका, मुझे वह फॉर्मा कंपनी आज ही चाहिए। कीमत जो तुम चाहो, तुम्हारी सोच और औकात से कहीं ज्यादा कीमत देने को तैयार हूं मैं। अनिका उस वक्त रिया के साथ बैठकर उसके स्कूल प्रोजेक्ट पूरे करने में मदद कर रही थी। अनिका रिया से थोड़ा दूर होकर बोली, मैं जितना कमा लेती हूँ उतने में मैं और मेरी बच्ची खुश हैं। इससे ज्यादा ना मेरी कोई ख्वाहिश है ना ही जरूरत। अनिका का ये जवाब सुनकर कामिनी ने अपने दोनों हाथों से स्टीयरिंग को कसके पकड़ा। फिर अपना एक हाथ जोर से विंडो के कांच पर दे मारा। फोन पर चिल्लाते हुए कामिनी ने कहा, मैं जानती हूँ तुम ये क्यों कर रही हो। तुम्हें लगता है कंपनी ना मिलने पर कुणाल मुझसे शादी नहीं करेगा।
तो ठीक है, आज शाम 6 बजे होटल पैराडाइज के बॉलरूम में आ जाना। अपनी आंखों से देख लेना कुणाल कितना प्यार करता है मुझे। अगर हिम्मत हो तो आ जाना। और एक बात अनिका, तुम्हारे बीते हुए कल के बारे में तुमसे ज़्यादा मैं जानती हूँ। अगर तुम्हारे पास्ट के बारे में कुछ अहम बातें जानना चाहती हो तो ज़रूर आना। होटल पैराडाइज इंटरनेशनल बॉलरूम, शाम 6 बजे। इतना कहकर कामिनी ने फ़ोन काट दिया। अनिका हैरान हो गई। कामिनी जरूर कोई ऐसी बात जानती थी जो अनिका के पास्ट से जुड़ी थी। पर क्या बात हो सकती थी वो? अनिका ने सोचा, क्या वो बात फार्मा कंपनी से जुड़ी थी, या शायद उसकी शादी से जुड़ी थी, या फिर उसके खोए बेटे की। अनिका के मन में ये ख्याल चल ही रहा था कि स्विच की डोरबेल बजी। शरारती रिया स्कूल प्रोजेक्ट से बचने का बहाना ढूंढ रही थी। डोरबेल बजते ही उसने ऐलान कर दिया, दरवाजा मैं खोलूंगी। रिया ने दरवाजा खोला। सामने रूम सर्विस करने आया मनोज खड़ा था। मनोज ने बड़े प्यार से रिया को पूछा, मैम रूम सर्विस? रिया ने मुस्कुराकर मनोज को अंदर आने का इशारा किया। मनोज वैक्यूम क्लीनर से फर्श साफ करने लगा। तभी उसका ध्यान बालकनी में खड़ी अनिका पर गया। मनोज को तुरंत एहसास हो गया कि ये वही लड़की है जिसे वह ढूंढ रहा था। रूम की क्लीनिंग पूरी करने के बाद मनोज ने अपना वैक्यूम क्लीनर उठाया और दूसरे हाथ से कैप थोड़ा ऊपर करके अनिका से बोला, थैंक यू मैम, होप यू हैव अ ग्रेट डे। अनिका ने अपने पर्स से 100 की नोट निकाली और मनोज के हाथ में थमा दी। मनोज ने अपनी जेब से कुणाल का लेटर निकाला और अनिका के हाथ में दे दिया। जाते हुए मनोज फिर से मुड़ा और मुस्कुराकर अनिका को थैंक यू का कहा। अनिका को लगा शायद ये होटल का कोई बिल होगा। उसने लेटर को अनफोल्ड किया। लेटर में जो लिखा था वह पढ़कर अनिका सरप्राइज हो गई। लेटर में लिखा था, आखिर हमारा खत आपके कमरे तक पहुंच ही गया। हमारी दोस्ती को भी एक मौका दीजिए। आज शाम 6 बजे होटल बॉलरूम। लेटर की लिखावट पर से अनिका ये समझ गई थी कि यह हरकत कुणाल की थी। बस अनिका को ये बात समझ नहीं आ रही थी, कुणाल अगर आज शाम को बॉलरूम में कामिनी को प्रपोज करने वाला था तो उसने अनिका को वहां क्यों बुलाया था? प्रेसिडेंशियल सुइट 2401। रोहित अपने सुइट में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कंपनी के बोर्ड मेंबर की मीट अटेंड कर रहा था। उसके फोन पर बार बार कंपनी का आईटी हेड सैम फोन कर रहा था। रोहित को पता था कि सैम के पास जरूर डॉक्टर अमृता की कोई न्यूज़ होगी। कॉन्फ्रेंस खत्म करने के बाद रोहित सैम को फ़ोन लगाने ही वाला था कि आर्यन की ट्यूशन टीचर मेरी आर्यन के रूम से बाहर आई। मेरी 35 वर्ष की ऊंची सावली और काफ़ी प्रभावशाली पर्सनैलिटी वाली औरत थी। मेरी की शक्ल पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। मेरी की चाल थोड़ी अजीब थी। वह चलती तो ऐसा लगता था जैसे कोई मॉडल कैटवॉक कर रही हो। आर्यन के कमरे से बाहर निकलते ही मेरी जोर जोर से रोहित को आवाज लगाने लगी, मिस्टर रोहित, मिस्टर रोहित, योर सन इज जस्ट इम्पॉसिबल। मिस्टर रोहित, आपको मेरी बात मान लेनी चाहिए। आर्यन इज नॉट नॉर्मल। उसे स्पेशल बच्चों के साथ स्पेशल स्कूल में भेजना चाहिए। वैसे मेरी कई बार रोहित को ये बात बता चुकी थी, लेकिन रोहित जब भी यह बात सुनता वह बात टालने की कोशिश करता। स्पेशल स्कूल में डालने का मतलब था कि आर्यन एक मेंटली चैलेंज्ड लड़का था। रोहित को ये बिल्कुल मंजूर नहीं था। रोहित ने मेरी को सोफा पर बैठने की रिक्वेस्ट की और बोला, प्लीज बैठिए, क्या हुआ मुझे बताएगी। मेरी बोली, मिस्टर रोहित, हाउ शुड आई एक्सप्लेन यू? आर्यन इज बैड इन एवरी सब्जेक्ट। कोई बच्चा अगर 1 या 2 सब्जेक्ट में भी हो तो मैं समझ सकती हूँ, आर्यन हर सब्जेक्ट में 0 है। एवीएस उसे बोरिंग लगती है और मैथ उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट। ना तो वह होमवर्क करता है ना तो ट्यूशन के वक्त पढ़ाई में ध्यान देता है। आई एम फेड अप हिम मिस्टर रोहित। रोहित रोज की कंप्लेंट सुनकर परेशान हो गया था, मगर वह चाहता था कि टीचर उसे यही पढ़ाए। रोहित ने ड्राइवर से चेकबुक निकाली और एक चेक साइन करने लगा। रोहित ने टीचर से कहा, देखिए टीचर, मैं इस महीने से आपकी सैलरी डबल कर देता हूँ। आप अगर थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेकर आर्यन को पढ़ा दे। मेरी ने रोहित को साइन करने से रोक लिया। मिस्टर मारवा, मेरी सैलरी आपके बच्चे की आईक्यू नहीं बढ़ा सकता। आर्यन इज ए स्पेशल चाइल्ड। आई थिंक ही नीड्स स्पेशल अटेंशन। आई होप यू अंडरस्टैंड। उद्धरण चिन्ह। मेरी टीचर खड़ी होकर कमरे से बाहर निकल गई। रोहित बेडरूम में आर्यन से बात करने जा ही रहा था कि फिर से सैम का फोन आया। इस बार रोहित ने सैम का फोन उठा लिया। बोलो सैम। सैम ने कहा, सर मैंने मेल का लोकेशन ट्रैक किया है सर, बहुत हैरान कर देने वाली बात है। डॉक्टर अमृता ने जिस नेटवर्क के जरिए मेल भेजा था वह मनाली का है। इतना ही नहीं सर, वह डॉक्टर अमृता इस वक्त आप ही की होटल पैराडाइज में है। सर यू कैन फाइंड हर नाउ। एपिसोड 8, मुझसे दोस्ती करोगे। रोहित मारवा की दादी काफी समय से बीमार थी।
डॉक्टर अमृता से अपॉइंटमेंट लेने की काफ़ी नाकाम कोशिशें कर चुका था रोहित। अब उसके पास मौका था डॉक्टर अमृता से फेस टू फेस मिलने का। रोहित ने अपने सुइट से बाहर निकलते हुए होटल रिसेप्शन को फ़ोन लगाया। सिस्टम में चेक करके मुझे तुरंत बताओ, क्या डॉक्टर अमृता ने हमारी होटल में चेक इन किया है? मैं अभी नीचे आ रहा हूँ। प्लीज जी, इट्स अर्जेंट। डॉक्टर अमृता हमारी होटल में है और हमें उसे ढूंढना है। होटल पैराडाइज बॉल रूम। शाम के 6 बजे बज चुके थे। बाथरूम में एक एक करके कुणाल के सारे दोस्त आने लगे थे। मनाली के नामचीन परिवारों के बच्चे कुणाल के दोस्त थे। इनमें से ज़्यादातर यंगस्टर्स रोज किसी ना किसी की पार्टी में जाने के आदी थे। महंगे कपड़े, जूते, लेटेस्ट फैशन की नुमाइश करने का इससे अच्छा मौका कहाँ मिल सकता था। लड़के अपनी घड़ियाँ, फ़ोन और गैजेट्स शो ऑफ करने में लगे थे। लड़कियां अपने डिजाइनर ड्रेसेस और ज्वेलरी दिखाकर एक दूसरे को जलाने की कोशिश कर रही थी। ऐसे में अनिका कामिनी को ढूंढती हुई बॉल रूम में आई। सिंपल जीन्स और कुर्ती में भी अनिका की खूबसूरती हर लड़की पर भारी पड़ रही थी। कमरे में मौजूद हर लड़के की नज़र अनिका पर पड़ते ही उसी पर थम गई थी। बेचारी अनीता ने बिना किसी कसूर के काफ़ी लड़कियों की दुश्मनी मोल ले ली थी। सारे लड़के जिस तरह अनिका को देख रहे थे उसे काफ़ी ऑकवर्ड फील हुआ। वह चुपचाप कमरे के कोने में जाकर बैठ गई। होटल रिसेप्शन। लिफ्ट से निकलते ही रोहित ने रिसेप्शन पर खड़ी लड़कियों को आवाज़ लगाई, डिड यू फाइंड डॉक्टर अमृता इन द सिस्टम? एक रिसेप्शनिस्ट जो कंप्यूटर पर कुछ चेक कर रही थी, उसने कहा, सर, डॉक्टर अमृता इज़ नॉट अवर गेस्ट। डॉक्टर अमृता नाम की किसी गेस्ट ने चेक इन नहीं किया है। रोहित ने आवाज़ ऊंची करते हुए कहा, हाउ इज़ इट पॉसिबल? चेक अगेन। मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, डॉक्टर अमृता इस वक्त हमारी होटल में ही मौजूद है। एंड आई वॉन्ट टू मीट हर, इट्स अर्जेंट। ये कहकर रोहित ने रिसेप्शन डेस्क पर मुक्का मारा। रोहित के गुस्से से ज़्यादा उसकी पर्सनैलिटी से डर लगता था रोहित के स्टाफ को। एक रिसेप्शनिस्ट ने हिम्मत करके रोहित को कहा, सर, हो सकता है कि डॉक्टर अमृता हमारे यहाँ रुकी ना हो, मगर वह यहाँ हमारे रेस्टोरेंट में या कॉफ़ी शॉप में खाना खाने या कॉफ़ी पीने आए हो। ये सुनते ही रोहित कॉफ़ी शॉप की ओर मुड़ गया। कॉफ़ी शॉप में बैठे सारे गेस्ट को देखने लगा, मगर रोहित की परेशानी ये थी कि ना तो उसने कभी डॉक्टर अमृता को देखा था, ना ही इंटरनेट पर डॉक्टर अमृता की कोई फोटोग्राफ मौजूद थी। उधर बॉलरूम में लगभग हर लड़का अनिका से दोस्ती करने की कोशिश कर चुका था। कोई उसका नाम पूछता तो कोई नंबर मांगता है। एक लड़के ने तो अनिका को बॉलीवुड की फिल्म ही ऑफर कर दी। अनिका सबसे बस एक ही चीज़ कहती, नॉट इंटरेस्टेड। तभी वहां कामिनी अपनी दोस्त पूजा के साथ आई। कामिनी ने ऑफ शोल्डर वन पीस गाउन पहना था। गाउन की लंबाई कुछ ज़्यादा थी। कामिनी ने दोनों हाथों से गाउन को उठाया था। गले में हीरो का हार, मैचिंग ब्रेसलेट और कानों में बड़े डायमंड स्टडेड झुमके। भारत की ज़्यादातर लड़कियां शादी में इतना नहीं सजती होंगी जितना कामिनी इस पार्टी के लिए सज के आई थी। कामिनी को इस रूप में देखकर सारे फ्रेंड्स चौंक गए। लोग तरह तरह की कमेंट करने लगे। किसी ने कहा, क्या बात है कामिनी, आज कुछ स्पेशल है क्या? तो किसी ने कहा, कोई हमें भी तो बताओ, किस बात की पार्टी है आज? कहीं आज तुम दोनों कोई बड़ा अनाउंसमेंट तो नहीं करने वाले? ये सुनकर कामिनी के गाल लाल हो गए। वह चाहकर भी अपनी स्माइल नहीं छुपा पा सकती थी। कामिनी ने दोनों हाथ उठाकर सबसे शांत रहने की रिक्वेस्ट की और कहा, थोड़ी देर रुक जाओ, सब कुछ पता चल जाएगा, तब तक पार्टी एंजॉय करो। लाउड म्यूजिक बजने लगा। वाइन की बोतलें खुलने लगी। लड़के आपस में डांस करने लगे। वैसे तो कामिनी ने अनिका को देख लिया था, मगर वह जानबूझकर अनिका से 2 टेबल दूर जाकर बैठी। अनिका समझ गई कि कामिनी चाहती है कि वह उसके पास जाए। अनिका कामिनी के टेबल के पास जाकर खड़ी हो गई। अनिका ने कामिनी को रिक्वेस्ट करते हुए पूछा, कामिनी, अगर तुम मेरे बेटे के बारे में कुछ जानती हो तो प्लीज़ मुझे बताओ। उद्धरण चिन्ह। कामिनी अनिका को घूरने लगी। अनिका की खूबसूरती कामिनी की आंखों में चुभने लगी थी। कुछ ही सेकंड में कामिनी को एहसास हो गया कि सादे लिबास में भी अनिका कामिनी से काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। कामिनी की जलन अचानक गुस्से में बदल गई। उसने बड़ी रुडली अनिका से कहा, सच बता, क्यों आए हो तुम यहाँ? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा ये बदला हुआ रूप देखकर कुणाल मुझसे रिश्ता तोड़ देगा? ये तुम्हारा वहम है। अनिका कामिनी के बगल में आकर बैठ गई। अनिका कामिनी के कंधे पर हाथ रखकर बोली, देखो, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। मैं बस अपने खोए बेटे को वापस पाना चाहती हूँ। मुझे बस उसके बारे में बता दो, वो कहाँ है? कामिनी की आवाज़ अब जोर पकड़ रही थी, और कितने दाग लगाओगी परिवार पर? बेशर्मी की हद होती है। एक नाजायज बच्चे को लेकर घूम रही हो, दूसरे का पता पूछ रही हो।
और अब यहाँ मुझसे मेरा प्यार छीनने की कोशिश कर रही हो। अच्छा किया था मैंने तुम्हारे साथ। इतनी मोटी और बदसूरत होने के बावजूद कुंवारी माँ बन गई थी। अगर तुम उस वक्त ऐसी लगती तो पता ही नहीं क्या करती। अनिका ये बात सुनकर चौंक गई। उसने कामिनी से पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या किया था उन्होंने मेरे साथ? कामिनी को पता था लाउड म्यूजिक में उन दोनों की बातें कोई नहीं सुन पाएगा। कामिनी ने ग्लास में से जूस का सिप लिया और बड़े कैजुअल अंदाज से बोली, मेरी माँ ने ही तुम्हें कुछ इंजेक्शंस दिए थे जिससे तुम्हारे शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया और तुम एक बदसूरत मोटी हो गई। ये बात सुनकर अनिका को एक पल ऐसा लगा कि कामिनी की जान ले लूं। सौतेली बेटी होने की कोई इतनी बड़ी साझा कैसे दे सकता था? अनिका के चेहरे का रंग उड़ते देख कामिनी को मजा आने लगा था। जले पर नमक छिड़कते हुए कामिनी ने कहा, मगर तुम्हारा मानना पड़ेगा, इतनी मोटी और बदसूरत होने के बावजूद पता नहीं किस आवारा के साथ रात बिता कर आई थी। छी, तुम्हें तो सौतेली बहन कहने में भी शर्म आती है। अब जाओ यहाँ से, कुणाल दोबारा तुमसे रिश्ता नहीं जुड़ेगा। अनिका को ये सारी बातें तीर की तरह चुभ रही थी मगर वह सब कुछ बर्दाश्त करती गई क्योंकि उसे उसके बच्चे तक पहुँचने का कोई क्लू चाहिए था। वो फिर से कामिनी को गिड़गिड़ा कर पूछने लगी, देखो कामिनी, तुम्हें कुछ भी पता है मेरे बेटे के बारे में तो प्लीज़ बताओ मुझे। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। अनिका की तड़प उसकी आंखों और उसके शरीर में साफ दिखाई दे रही थी। वो कैप्टे हाथों से कामिनी के आगे गिड़गिड़ाने लगी। गलती से जूस का गिलास कामिनी के कपड़ों पर उलट गया। कामिनी अपना गाउन झटकते हुए खड़ी हुई। यू स्टूपिड वुमन, स्टे अवे फ्रॉम मी। मैं जानती हूँ तुम यहाँ किस मकसद से आए हो। गेट आउट फ्रॉम हेयर। उद्धरण चिन्ह। कामिनी ने अनिका को धक्का मारा। अनिका जमीन पर गिरी। उसे तो नहीं लगी मगर उसका फोन टूट गया। तेज म्यूजिक में भी कामिनी की बातें काफी लोगों ने सुनी। कामिनी पूजा के साथ अपना ड्रेस ठीक करने वॉशरूम चली गई। तभी अचानक बॉल रूम की लाइट्स ऑफ हो गई। मेन डोर की फॉलो लाइट शुरू हुई। जब गेट खुला तो अंदर कुणाल एक गिटार के साथ एंटर हुआ। दूसरी ओर होटल पैराडाइज कॉफी शॉप में रोहित हर टेबल पर जाके डॉक्टर अमृता के बारे में पूछ चुका था मगर उसे डॉक्टर अमृता नहीं मिली। तभी उसे होटल के एक स्टाफ मेंबर ने कहा, सर 4th फ्लोर पर बॉल रूम में कुणाल डोगरा की पार्टी चल रही है, वहां जाकर चेक करें, शायद डॉक्टर अमृता कुणाल डोगरा की गेस्ट हो। ये सुनते ही रोहित बिना टाइम गंवाए बॉलरूम की ओर जाने लगा। बॉलरूम में चारों तरफ अंधेरा था। स्पॉटलाइट सिर्फ कुणाल पर थी। कुणाल ने गिटार की स्विंग पर एक बार जोर से उंगलियां फेरी और सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। बड़े फिल्मी अंदाज से कुणाल बोला, आज मैं अपने दिल की बात एक लड़की से कहने वाला हूँ। बस आप सबका मुझे उसमें थोड़ा सा साथ चाहिए। अंधेरे में लोग आवाज करने लगे, अरे कौन है वह लड़की, हमें भी बताओ। अरे भाई जरा खुल के बोलो, जो कहना चाहते हो। तो कहीं से आवाज आई, एक काम करो, कोई अच्छा सा गाना गाओ। बॉलरूम में हल्की लाल लाइट ऑन हुई। कुणाल की नज़र फोन ऑन करने की कोशिश करती हुई अनिका पर पड़ी। कुणाल की उंगलियां गिटार स्ट्रिंग्स पर घूमने लगी। वो गिटार पर एक रोमांटिक धुन बजाने लगा। सब लोग सुर में ताली बजाकर और चुटकी बजाकर उसका साथ दे रहे थे। वॉशरूम से कामिनी पूजा के साथ बाहर आई। कामिनी ने देखा कि उसने कुणाल की एंट्री मिस कर दी थी। उसने अपना एक पाँव जोर से जमीन पर पटका और पूजा से कहा, उस अनिका ने पूरी शाम का मजा खराब कर दिया। पूजा ने कहा, शाम तो अभी शुरू हुई है, तुम अपना मूड मत बिगड़ो। देखो कुणाल तुम्हारे लिए कितनी अच्छी धुन बजा रहा है। हाय काश कोई मुझे भी इतना प्यार करता। कुणाल की उंगलियां गिटार पर जादू बिखेर रही थी। वह धुन बजाते हुए बिल्कुल धीरे धीरे अनिका की ओर बढ़ रहा था। कामिनी अपना ड्रेस दोनों हाथों से पकड़े धीरे धीरे कुणाल के पीछे चल रही थी। कामिनी को लग रहा था कि कुणाल की नज़र उस पर नहीं पड़ी। शायद कुणाल उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुणाल की नज़रों में सिर्फ एक ही लड़की थी, जिसकी ओर वह धीरे धीरे बढ़ रहा था। जैसे ही कुणाल अनिका के नज़दीक पहुंचा, वह अपने घुटनों के बल बैठ गया और बोला, मैंने आज तक तुम जैसी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? अनिका को ये सब बहुत अजीब लगा। वो बस कमरे में यहाँ वहाँ देखने लगी। कामिनी को जो कुछ हो रहा था उस पर विश्वास नहीं हुआ। वह बोलने की कोशिश कर रही थी मगर उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। किसी तरह कामिनी ने पूरा जोर लगाकर अपने मुंह से आवाज निकाली, कुणाल ये क्या कर रहे हो? कुणाल ने पीछे मुड़कर देखा तो बिल्कुल चौंक गया। वह उठकर बोला, कामिनी तुम यहाँ क्या कर रही हो? कामिनी ने कुणाल का कॉलर पकड़कर उससे पूछा, तुमने ये सब कुछ इसके लिए किया है? कामिनी की सांस फूलने लगी थी। कुणाल ऑकवर्ड सिचुएशन में फंस चुका था।
उसने अपना हाथ झटकते हुए कामिनी से कहा, देखो तुम चली जाओ यहाँ से, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। सारे दोस्तों के सामने कामिनी की बहुत बड़ी इंसल्ट हुई थी। लोग मन ही मन हंस भी रहे थे कामिनी पर। कामिनी की आंखों से आंसू टपकने लगे। वह रोते रोते कुणाल को पूछने लगी, ऐसा कैसे कर सकते हो तुम मेरे साथ? तुमने इसके लिए मेरा दिल तोड़ा, इस बेशर्म लड़की के लिए मेरा दिल दुखाया। ये सुनकर कुणाल कामिनी पर भड़क गया। जस्ट शट अप, तुम रागिनी के बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो? जानती ही क्या हो तुम रागिनी के बारे में? कामिनी ये सुनकर हैरान हो गई। उसने कुणाल से पूछा, रागिनी? कौन रागिनी? क्या तुम पागल हो गए हो? ये रागिनी नहीं, अनिका है, वो मोटी अनिका जिसे तुमने अभी अभी तलाक दिया है। ये सुनकर कुणाल के हाथ से गिटार गिर गया। उसने धीरे से अनिका की तरफ देखा। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई इंसान इतना कैसे बदल सकता है। कुणाल कुछ कहे या करे उससे पहले कामिनी ने अनिका के बाजू को पकड़कर उसे बोलरूम के बीचों बीच लाकर खड़ा कर दिया और बोली, मजाक बना के रख दिया मेरा और कुणाल का सबके सामने। मगर अब तमाशा बनोगी तुम। आज तुम्हें वह सबक सिखाऊंगी कि दोबारा मेरी या कुणाल की जिंदगी में आने के बारे में सोच भी नहीं पाओगी। कामिनी ने अनिका को जोर से थप्पड़ मार दिया। पूजा ने अनिका के दोनों हाथ पीछे से पकड़ लिए। कामिनी ने अनिका को फिर से थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन अनिका को थप्पड़ लगे उससे पहले रोहित ने कामिनी का हाथ रोक लिया। रोहित ने बॉलरूम में मौजूद बाकी लोगों को देखा। रोहित ऊंची आवाज में बोला, व्हाट इज गोइंग ऑन? और आप सब लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। रोहित ने कामिनी का हाथ छोड़कर उसे वार्निंग दी, देखो होटल पैराडाइज में इस तरह का बिहेवियर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। कुणाल बिल्कुल रोहित के सामने आकर खड़ा हो गया और उससे पूछा, तुम कौन होते हो हमारे मैटर में टांग अड़ाने वाले? डू यू नो हु एम आई? कुणाल डोगरा नाम है मेरा। कभी रोहित के पीछे खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, यह है मिस्टर रोहित मारवा, इस होटल के मालिक। कुणाल के पांव अपने आप थोड़ा पीछे हो गए। उसे पता था मारवा ग्रुप एक बहुत बड़ी कंपनी है और रोहित मारवा के बारे में कुणाल ने काफी कुछ सुन रखा था। कुणाल किसी को बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से निकल गया। तभी रोहित का फोन बजा। रोहित ने जब फोन उठाया तो सैम ने कहा, सर काफी टाइम से सिग्नल नहीं आ रहा है, शायद उनका फोन स्विच ऑफ हो गया है। सर मुझे लगता है अब तक तो वह होटल से निकल चुकी होंगी। मैं अब ज़्यादा देर इस वेबसाइट पर रहा तो फिर थ्रेट टू सिक्योरिटी में मुझे अरेस्ट भी किया जा सकता है। आई एम सॉरी सर। उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर अमृता को ढूंढने में रोहित को हार का सामना करना पड़ा। उसने आंखें बंद करके फोन पटका और बॉल रूम से जाने लगा। तभी उसने मुड़कर बॉल रूम में मौजूद लोगों को पूछा, यहाँ डॉक्टर अमृता को कोई जानता है? सभी लोग एक दूसरे को देखने लगे। अनिका ने अपनी नजरें नीची कर ली, मानो वो रोहित से छुप रही हो। उसने अपने बाल ठीक किए और सामने खड़े रोहित को एक्सक्यूज मी कहकर निकल गई। प्रेसिडेंशियल सूइट। रोहित के प्रेसिडेंशियल सूइट में सनी टैबलेट पर गेम खेल रहा था। सनी एक काफी इंटरेस्टिंग गेम के बीच था। सनी की टीम हार रही थी। उनके काफी प्लेयर्स मर चुके थे। सभी प्लेयर मैसेज पर एक ही चीज लिख रहे थे, स्वीट एंजल कम बैक एंड सेव अस। तभी स्वीट एंजल की एंट्री हुई। स्वीट एंजल ने सनी के लिए मैसेज भेजा, तुम बस मुझे फॉलो करते जाओ। सनी ने भी वही करना शुरू किया। स्वीट एंजल एक के बाद एक मूव्स करती हुई ऑपोजिट टीम के प्लेयर्स को मारती गई। स्वीट एंजल का गेम कुछ ऐसा था कि मानो कोई इंसान नहीं कंप्यूटर खेल रहा हो। सनी जो पहले से स्वीट एंजल का फैन था उसके लिए यह बहुत बड़ी बात थी। आज उसे मौका मिला था स्वीट एंजल के साथ पार्टनर बनकर गेम खेलने का। फाइनली स्वीट एंजल ने ऑपोजिट टीम के सारे प्लेयर को मारकर गेम जीत ली। जीत पर सनी ने हवा में एक ऊंची छलांग लगाई। सनी और बाकी की टीम इतनी खुश थी मानो कोई जंग जीत ली हो। सनी ने स्वीट एंजल को गेम पर पर्सनल मैसेज किया, आई एम अ बिग फैन ऑफ यू। आपके साथ खेलने का मौका मिला, यह मेरे लिए आज तक की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। आप जैसा गेमर शायद इस पूरी दुनिया में नहीं। यू आर द क्वीन फॉर अस गेमर्स। क्या मैं आपके बारे में ज़्यादा जान सकता हूँ? क्या आपकी कोई पिक मिल सकती है मुझे? आई एम योर बिगेस्ट फैन, प्लीज वन पिक, एक बार मिलो मुझे। तभी स्क्रीन पर स्वीट एंजल का मैसेज आया, इफ़ यू वॉन्ट टू मीट मी यू हैव टू कम टू मनाली। ये सुनकर सनी सोफा के ऊपर खड़ा हो गया। उसने मैसेज टाइप किया, कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं? आई एम इन मनाली टू। सनी अपने पैरों पर स्प्रिंग की तरह उछलने लगा था। उसे आज अपने लक पर भरोसा नहीं हो रहा था। स्वीट एंजल का मैसेज आया, आगे रिया का मैसेज आया, ओके कम टू होटल पैराडाइज इंटरनेशनल। इस मैसेज के बाद सनी की सांसें रुक गई।
उसने एक साथ 100 से भी ज़्यादा क्वेश्चन मार्क भेज दिए। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि स्वीट एंजल उसकी की होटल में रुकी थी। उसने कांपते हाथों से फिर मैसेज किया, विच रूम आर यू स्टेइंग इन? आई एम ऑल्सो इन होटल पैराडाइज इंटरनेशनल। मैसेज टाइप करने के बाद सनी ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके लिए यह मानना मुश्किल था कि यह सब सच है या उसका कोई सपना। आंखें खोलकर जब उसने स्वीट एंजल का जवाब पढ़ा, उसे यकीन हो गया कि यह कोई सपना ही है। स्वीट एंजल ने लिखा था, आई एम स्टेइंग इन द प्रेसिडेंट स्वीट। साथ ही स्वीट एंजल ने अपनी सेल्फी निकालकर भेजी थी। स्क्रीन पर जो सनी ने देखा वह अपनी आने वाली जिंदगी में कभी नहीं भूलने वाला था। स्वीट एंजल द फेमस इंटरनेट गेमर और कोई नहीं, हमेशा शांत रहने वाला उसका भतीजा आर्यन मारवा था। एपिसोड 9, ट्यूशन टीचर। सनी की आंखें तो खुली थी मगर वह बेहोश था। उसकी आंखें लैपटॉप की स्क्रीन पर जमी हुई थी। मुंह खुला था और हाथ पांव सोफा पर लटक गए थे। थोड़ी देर बाद सनी अपनी आंखें झपकने लगा। उसने अपना मुंह जोर जोर से हिलाया और फिर से लैपटॉप स्क्रीन की ओर देखा। उसके भतीजे आर्यन की तस्वीर अब भी लैपटॉप स्क्रीन पर थी। सनी को इस बात का यकीन नहीं हो रहा था कि दुनिया का नंबर 1 गेमर सनी, जिसका नंबर 1 फैन था, वह और कोई नहीं बल्कि उसका अपना भतीजा आर्यन था। सनी धीरे धीरे होश में आने लगा। उसके हाथ पांव में अब थोड़ी सी हरकत होने लगी। उसने लैपटॉप उठाया। थोड़ी हिम्मत इकट्ठा करके वह सोफा पर से उठा। लैपटॉप हाथ में लेकर वो बिल्कुल धीरे कदमों से आर्यन के बेडरूम की ओर चलने लगा। दरवाजे का लॉक खोलकर उसने दरवाजा सिर्फ आधा से 1 इंच खोला। सनी एक आंख से कमरे में झांकने लगा। सनी की सांसें फूल रही थी। डर की वजह से उसके चेहरे और पूरे बदन से पसीना टपकने लगा। सनी ने देखा कि आर्यन राइटिंग टेबल पर बैठकर अपना होमवर्क कर रहा था। हिम्मत करके सनी ने दरवाजा थोड़ा और खोला। सनी धीरे धीरे आर्यन के टेबल की ओर बढ़ रहा था। सनी कभी लैपटॉप स्क्रीन की ओर देखता तो कभी आर्यन की ओर। आर्यन कुछ समझ नहीं पा रहा था, सनी ऐसा क्यों कर रहा है। सनी ने लैपटॉप बंद किया और सीधा जाकर आर्यन के पांव पकड़ लिए। आर्यन अपनी चेयर से खड़ा हो गया। उसने घबराकर सनी से पूछा, चाचू ये क्या कर रहे हो? सनी नीचे लेटे लेटे ही उसे जवाब देने लगा, चाचू मत कहिए सर। आप कौन हो और हम मनुष्य के बीच क्या कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह। आर्यन को पता था कि सनी काफी अजीब बातें करता है, मगर आज सनी की बातें उसे कुछ ज्यादा ही अजीब लग रही थी। उसने सनी से पूछा, चाचू आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैंने ऐसा क्या किया है? सनी ने दोनों हाथों से आर्यन के दोनों पांव पकड़ रखे थे। अपनी गर्दन ऊंची की, आर्यन को देखकर कहा, मान गया गुरु। हमेशा शांत और चुपचाप क्यों रहते हो? उसका राज मुझे आज पता चला। पढ़ाई में आपका मन क्यों नहीं लगता है? लोगों से बात करना आपको पसंद नहीं? हमेशा क्यों इस बेडरूम की 4 दीवारी में कैद रहते हो? इस मूर्ख बालक को आज समझ में आया। मैं समझ सकता हूँ इतनी सी उम्र में इस लेवल तक पहुँचने के लिए जो डेडिकेशन और हार्ड वर्क चाहिए वह पढ़ाई के साथ तो नहीं हो सकता। आर्यन ने अपनी चेयर को कस के पकड़ा हुआ था ताकि बैलेंस घुमाकर कहीं वो सनी पर गिर ना पड़े। आर्यन ने हैरान होकर सनी से बार बार रिक्वेस्ट करने लगा, चाचू छोड़ दीजिए मुझे। यह क्या कह रहे हैं आप? तभी सनी ने झटके से आर्यन के दोनों पांव छोड़ दिए। अपने घुटनों के ऊपर बैठकर सनी ने ठीक अपना मुंह आर्यन के मुंह के सामने लाकर कहा, बाकी सब तो मैं समझ गया। बस गुरु मुझे इतना बता दीजिए कि यह सब आप करते कब हो? बेचारा आर्यन अपनी नाक खुजाते हुए सनी को देख रहा था। आर्यन का कोई जवाब ना मिलता देख सनी खड़ा होकर बोला, समझ गया मैं, इट्स ए टॉप सीक्रेट। मैं भी वादा करता हूँ आपके इस सीक्रेट को सीक्रेट ही रखूंगा। डोंट वरी स्वीट एंजल, शशिश, सॉरी, टॉप सीक्रेट। इतना कहकर सनी ने लैपटॉप उठाया और कमरे के बाहर जाने लगा। दरवाजे तक पहुंचकर सनी ने फिर से मुड़कर कहा, देखो हो तो तुम मेरे भतीजे। बस इतना कहूंगा, अगर इन सब बातों का भैया को पता चला तो पता नहीं वह हमारे साथ क्या करेंगे। मगर इतना याद रखना, तुम्हारे हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। एक आर्मी सोल्जर की तरह सनी ने आर्यन को सल्यूट किया और वहां से चला गया। प्रेसिडेंशियल स्वीट 2402। अनिका अपनी स्वीट में पहुंची। उसने बेडरूम में जाकर देखा तो हमेशा की तरह रिया अपने कानों में हेडफोन लगाकर टैबलेट पर अपनी गेम्स खेलने में बिजी थी। अनिका ने ड्रावर से रिया का मोबाइल फोन निकाला। फिर रिया के कान से हेडफोन निकालकर बोली, बेटा मम्मा का फोन खराब हो गया है। कैन आई यूज योर फोन? कल तुम्हें नया दिला दूंगी। रिया ने कहा, ठीक है यू कैन कीप इट। रिया ने अपने हेडफोन फिर से कानों में लगाते हुए कहा, मेरे पास टैबलेट है, होटल का वाईफाई है, आई कैन स्टे कनेक्टेड विद माई वर्ल्ड।
यू कैन यूज माई फोन टू स्टे कनेक्टेड विद योर्स। रिया की बातों से कभी कभी समझ नहीं आता था कि उम्र में उन दोनों में कौन बड़ा है। अनिका ने मुस्कुराकर रिया के गालों पर किस करते हुए कहा, थैंक यू माई लव। बेडरूम से बाहर निकलकर अनिका ने रिया के फोन में अपना सिम डाला। अनिका ने जैसे ही सिम कार्ड डाला उसका फोन बजने लगा। राजलक्ष्मी शायद काफी देर से अनिका को फोन लगा रही थी। अनिका ने जैसे ही कॉल आंसर किया सामने से राजलक्ष्मी की आवाज आई, वेयर हैव यू बीन मैम? मुझे लगता है मिस्टर रोहित मारवा को पता चल गया है कि आप मनाली में हो। बॉलरूम में अनिका को इस बात पर शौक तो लगा था जब रोहित ने लोगों से डॉक्टर अमृता के बारे में पूछा था। अनिका सोचने लगी कि रोहित को कैसे पता चला कि डॉक्टर अमृता मनाली में है। राजलक्ष्मी फोन पर बोली, मैम आई एम श्योर वह आपका मोबाइल ट्रेस कर रहे हैं। इट्स अ वेरी बिग ट्रैप। ये बात सुनते ही अनिका की हंसी निकल गई। उसने राजलक्ष्मी से कहा, राजलक्ष्मी प्लीज, रोहित मारवा इतना बड़ा बिजनेसमैन होकर एक डॉक्टर को क्यों ट्रैप करेगा? अनिका और राजलक्ष्मी की बात चल रही थी तभी कॉल वेटिंग पर गौतम गुलेरिया का फोन आया। स्क्रीन पर गौतम गुलेरिया का नंबर देखते ही अनिका ने राजलक्ष्मी से कहा, मुझे इंपॉर्टेंट कॉल आ रही है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। ये कहकर अनिका ने सेकंड लाइन की कॉल एक्सेप्ट कर ली। कॉल कनेक्ट होते ही गौतम की भारी आवाज अनिका के कानों पर पड़ी, मुझे पता नहीं इस बात से तुम्हें फर्क पड़ेगा या नहीं, लेकिन बचपन में मेरी बहन ज्योति ने तुम्हें बहुत संभाला है, इसलिए मैंने सोचा तुम एक बार बता दो। ज्योति इज क्रिटिकल, उसे लाइफ केयर हॉस्पिटल में एडमिट किया है और उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। गौतम ने इतना कहकर फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। अनिका की मां के गुजर जाने के बाद एक ज्योति बुआ ही थी जिसने अनिका को अपना समझा था। बचपन में ज्योति बुआ के साथ गुजारी सारी यादें एक पल में अनिका की आंखों के सामने फ्लैश हो गई। तभी ज्योति बुआ की बेटी प्रीति का फोन आया। अनिका ने बिना देरी के फोन उठाया। प्रीति की आवाज से साफ पता चल रहा था कि वह काफी देर से रो रही थी। प्रीति रोते हुए बोली, मम्मी, मम्मी को बचा लो, दीदी बचा लो, ये लोग कह रहे हैं कि अगर। इतना कहकर प्रीति जोर जोर से रोने लगी। वह आगे कुछ कहना चाह रही थी मगर कह नहीं पा रही थी। अनिका उसे बार बार पूछने लगी, क्या कहा प्रीति उन्होंने? बोलो, क्या कहा उन लोगों ने? प्रीति अब कुछ बता नहीं पा रही थी, बस उसके रोने की सिसकियां बढ़ रही थी। अनिका ने अपने मेडिकल प्रोफेशन की जिंदगी में बड़े बड़े मिरेकल होते हुए देखे थे। वह अपनी ज्योति बुआ को बचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती थी। रोती हुई प्रीति को दिलासा देते हुए अनिका ने कहा, तुम फिक्र मत करना प्रीति, मैं आ रही हूँ, बुआ को कुछ नहीं होने दूंगी, आई प्रॉमिस। प्रेसिडेंशियल स्वीट 2401। वहां रोहित के प्रेसिडेंशियल स्वीट में डोर बेल बजी। सनी ने आईवीवा से देखा। आर्यन की टीचर मिस मैरी आई थी। दरवाजा खोलते हुए भी सनी को हंसी आ रही थी। वह मन ही मन सोच रहा था, मेरा भतीजा इतना बड़ा गेम है, यह मेरी उसे पढ़ाकर अपना और आर्यन का दोनों का टाइम वेस्ट कर रही है। सनी ने एक बड़ी स्माइल देकर मिस मैरी से कहा, वेलकम टीचर, मैं यू हैव अ गुड ट्रेनिंग सेशन। उद्धरण चिन्ह। मिस मैरी ने सनी को गुस्से से देखा। सनी का बिहेवियर आज उसे कुछ अलग लग रहा था। मिस मैरी तेजी से आर्यन के बेडरूम की ओर गई। दरवाजे तक पहुंचकर रुक गई। मिस मैरी ने सनी को वार्न किया, याद रहे आई डोंट वांट एनी डिस्टर्बेंस व्हेन आई एम विथ माय स्टूडेंट। सनी पाँव पे पाँव चढ़ाकर बीन बैग पर बैठ गया। कान में हेडफोन्स लगाते हुए बोला, ओके मैम, एंड सेम टू यू। मैरी ने सनी को एक एंग्री लुक देकर दरवाजा जोर से बंद कर दिया। बेहद गुस्से में मेरी जब बेडरूम में आर्यन की तरफ मुड़ी तो उसका सारा गुस्सा शांत हो गया। उसने आर्यन को एक बड़ी प्यारी मुस्कान दी, लेकिन टीचर की स्माइल देखकर आर्यन का चेहरा बिल्कुल उदास हो गया। उसने राइटिंग डेस्क से लकड़ी की रूलर उठाई। आर्यन राइटिंग डेस्क से उठकर टीचर के पास गया, फिर अपने हाथ की रूलर टीचर को दे दी और अपना हाथ आगे कर दिया। मैरी ने एक के बाद एक 3 बार आर्यन के छोटे से हाथों पर लकड़ी की रूलर से मारा। आर्यन ने अपनी आंखें मिच ली, अपने दांत कचकचाए और हाथों की मुट्ठी जोर से कस ली। वो दर्द से चीखना तो चाहता था, मगर उसे पता था कि मुंह से आवाज निकलने की सजा थी ज्यादा मार। थोड़ी देर बाद जब दर्द थोड़ा कम हुआ, आर्यन ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों के ठीक सामने मिस मैरी की आंखें थी। मैरी की आंखों में गुस्सा बिल्कुल नहीं था, बल्कि बड़ी मीठी और प्यारी आवाज में बोली, तुम जानते हो मैं तुम्हें पहले ही सजा क्यों दे देती हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि तुम बिना गलती किए रह ही नहीं सकते। आज की होने वाली गलती के लिए ये तुम्हारी एडवांस सजा थी। चलो जाओ, अब कल दिया गया होमवर्क दिखाओ। आर्यन उंगलियां मसलता हुआ अपने राइटिंग डेस्क के पास गया।
उसने अपनी वर्कशीट निकाली और मेरी के हाथ में दे दी। वर्कशीट चेक करती हुई मेरी ने धीरे धीरे अपने एक्सप्रेशंस बदलना शुरू किया और फिर वर्कशीट दोनों हाथों में पकड़कर फाड़ दी। अब मैरी की आवाज़ ऊंची और स्ट्रिक्ट हो गई। व्हाट इज दिस आर्यन? तुम कभी कोई काम ठीक से क्यों नहीं कर सकते? मैंने तुम्हें हिस्ट्री का होमवर्क दिया था और तुमने यहाँ मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। तुमसे ज़्यादा बेवकूफ़ बच्चा मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। मेरी फिर से आवाज़ नीचे करके उसके शांत अंदाज में कहने लगी, तुम्हारी उम्र के बच्चे कितने स्मार्ट और इंटेलिजेंट होते हैं। तुम बेशक 6 साल के हो गए हो मगर तुम्हारा दिमाग किसी 1.5 साल से बच्चे से ज़्यादा नहीं है। तुम अपने परिवार के लिए एक बोझ हो। तुम्हारी वजह से तुम्हारे पापा अपने परिवार से दूर हो गए। क्यों पता है? क्योंकि सबको इस बात से शर्म आती थी कि मारवा खानदान का वारिस एक पागल है। तुम्हारी पिछली स्कूल ने भी तुम्हें इसी वजह से निकाला था। तुम एक पागल हो और तुम्हारे रहते बाकी बच्चों पर अच्छा असर नहीं पड़ता। तरस आता है मुझे तुम्हारे पापा पर। तुम्हारी वजह से कितनी बदनामी हो रही है हर जगह उनकी। मिस मैरी ने अचानक ही अपना मूड बदल दिया और आर्यन के चेहरे पर हाथ घुमाकर बोली, मैं तो टीचर हूँ और मेरा काम है तुम्हें अच्छी एजुकेशन देना। चलो आज हम मैथ्स पढ़ेंगे। मेरी ने आर्यन को कंधों से पकड़ा। फिर दोनों राइटिंग डेस्क पर जाकर बैठ गए। मेरी आर्यन को किताब खोलकर पढ़ाने लगी। आर्यन की आंखों में आंसू थे। उसकी नज़र किताब पर थी मगर उसके अंदर मिस मैरी की आवाज़ बार बार गूंज रही थी, तुम एक पागल हो, तुम एक पागल हो। प्रेसिडेंशियल सुइट 2402। हॉस्पिटल जाने के लिए अनिका अपने सुइट से बाहर निकली। उसने रिया को अपना गुड बाय किस देकर दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। अनिका चाहती थी कि ज्योति बुआ एक बार रिया को देखे। उसे पता था कि बुआ रिया को देखते ही सब कुछ भुलाकर उसे अपना लेगी, लेकिन वो जानती थी हॉस्पिटल में कामिनी और उसकी माँ भी होंगे। रिया को नुकसान पहुंचाने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगी दोनों। लिफ्ट का दरवाजा खुलते ही अनिका लिफ्ट में चली गई। दरवाजा बंद तो हुआ मगर लिफ्ट स्टार्ट नहीं हुई। दरवाजा फिर खुला। सामने से मिस मैरी अंदर आई। मेरी ने ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया। जैसे ही लिफ्ट चलने लगी मेरी को एक कॉल आया। मेरी फ़ोन उठाकर बातें करने लगी और अनिका ज्योति बुआ की तबीयत को लेकर टेंशन में थी। तभी उसने मेरी को एक अजीब बात करते सुना, पागल है नहीं तो हो जाएगा। मेरी बात करते हुए हंस रही थी। उसे 2 एंड स्टैंडर्ड की पढ़ाई करवाती हूँ और सवाल 6 स्टैंडर्ड की पूछती हूँ। गलती करे तो मारती हूँ, ना करे तो ज़्यादा मारती हूँ। मारने पर मुंह से आवाज़ निकाली तो उसकी नानी याद दिलाती हूँ। ओह सॉरी, उसे तो ये तक नहीं पता कि उसकी माँ कौन है। तो नानी याद आने का तो सवाल ही नहीं उठता। ये कहकर मेरी जोर से हंसी। मेरी को एहसास हुआ कि लिफ्ट में और भी कोई है। उसने अनिका को देखा और कहा, सॉरी इफ आई वाज लाउड। ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचते ही मेरी फ़ोन पर बातें करते हुए लिफ्ट से निकल गई। अनिका ने अभी अभी जो सुना था उस पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था। एक औरत, एक टीचर किसी बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती थी? अनिका जानती थी कि प्रेसिडेंशियल सुइट 2401 रोहित का है। इसका मतलब साफ था, ये औरत रोहित के बेटे के बारे में बात कर रही थी। बाहर खड़े लोग अनिका के निकलने का इंतजार कर रहे थे। बाहर खड़े एक बुजुर्ग ने अनिका से कहा, हेलो ब्यूटीफुल, क्या मैं इतना हैंडसम हूँ कि तुम्हें लिफ्ट से बाहर निकलने का मन नहीं हो रहा? बाहर खड़े बाकी लोग हंसने लगे और ओल्ड मैन की सेंस ऑफ ह्यूमर की दाद देने लगे। अनिका अपनी सोच से बाहर आई। उसने सर झुकाकर सबको सॉरी कहा और लिफ्ट्स निकल गई। होटल लॉबी में अनिका ने देखा रोहित मारवा कुछ फॉरेन डेलीगेट्स के साथ कॉन्फ्रेंस रूम की ओर जा रहा था। अनिका को देखकर अचानक रोहित चलते चलते रुक गया। अनिका ने सोचा रोहित को जाकर सब बता दे मगर तभी रोहित के एक गेस्ट ने कहा, मिस्टर रोहित, आंट यू कमिंग विद अस? रोहित ने अपना ध्यान अनिका से हटाकर डेलीगेट से कहा, ओह आई एम सॉरी, प्लीज कम विथ मी। अनिका ने एक हाथ से रोहित को रुकने का इशारा करते हुए कहा, एक्सक्यूज मी मिस्टर मारवा। ये सुनते ही रोहित के गार्ड्स ने अनिका को आगे बढ़ने से रोक लिया। रोहित डेलीगेट्स के साथ आगे बढ़ रहा था मगर उसका ध्यान पीछे अनिका पर था। गार्ड्स अनिका को आगे जाने नहीं दे रहे थे। अनिका ने बिना किसी की परवाह किए रोहित को आवाज लगाई, मिस्टर मारवा, योर सन इज इन डेंजर, ही नीड्स हेल्प। एपिसोड 10, हम शक्ल, योर सोन नीड्स हेल्प। अनिका के मुंह से ये सुनते ही रोहित चलते चलते रुक गया। रोहित अनिका की तरफ मुड़ा और गार्ड्स को इशारा किया कि वह अनिका को आने दे। रोहित ने अपने गेस्ट से रिक्वेस्ट की कि वह कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे, वो थोड़ी देर में आ जाएगा। जैसे अनिका रोहित की तरफ बढ़ी, रोहित के गार्ड दौड़कर रोहित के पास आ गए। गार्ड्स ने अनिका को डिस्टेंस बनाए रखने का इशारा किया।
गार्ड्स अपनी बंदूकों के साथ अलग थे। मारवा कंपनी के दुश्मन कब किस तरह अटैक करे ये किसी को पता नहीं था। गार्ड्स को हर सिचुएशन के लिए सावधान रहना था। अनिका की बात सुनकर रोहित शॉक्ड हो गया था। उसने अनिका से पूछा, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? अनिका गार्ड्स को देखने लगी। गार्ड्स के सामने ये सारी बातें रोहित को बतानी चाहिए या नहीं ये सोचने लगी। अनिका के पास कोई प्रूफ नहीं था, लेकिन इस वक्त अनिका को खुद की सेफ्टी से ज्यादा बच्चे की सेफ्टी की फिक्र थी। अपने कंधे से लटके पर्स के बैग को अनिका ने कसके पकड़ लिया। गार्ड्स की ओर देखते हुए अनिका ने रोहित से कहा, देखिए मिस्टर मारवा, आई थिंक यू शुड हेल्प योर सन। वह किसी मुसीबत में है। ये सुनकर रोहित की हैरानी और बढ़ गई। उसने अनिका से फिर पूछा, आप कहना क्या चाहती हो? प्लीज साफ साफ बताए। उद्धरण चिन्ह। अनिका और भी कंफ्यूज हो गई, क्या बात करें। अनिका तो लिफ्ट में मिली औरत को जानती तक नहीं थी। अनिका ने रोहित को समझाने की कोशिश की, देखिए मिस्टर मारवा, मुझे लगता है आपके बेटे को उसकी ट्यूशन टीचर मेंटल टॉर्चर दे रही है, जिसकी वजह से उसकी मानसिक हालत बिगड़ सकती है। बच्चे कभी कभी बातों को बहुत सीरियस ले लेते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि कब हमारा कहाँ गया एक झूठ उनके लिए। रोहित ने बीच में ही अनिका को रोक दिया, एक्सक्यूज मी, आप क्या कहना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। अनिका को पता नहीं चल रहा था कि वह किस तरह से रोहित को समझाएं। अनिका का पैनिक बढ़ता जा रहा था। वह कोई मुसीबत में नहीं फंसना चाहती थी। अनिका ने लंबी सांस भर के रोहित की आंखों में आंख डालकर बोली, देखिए मुझे लगता है आपके बच्चे के साथ कुछ गलत हो रहा है और उसे आपकी जरूरत है। इतना कहकर अनिका वहां से चली गई। अनिका को इस तरह दौड़कर वापस जाते देखकर रोहित की एक गार्ड ने कहा, सर मुझे लगता है ये लड़की आपकी बहुत बड़ी दीवानी है, किसी न किसी तरह आपकी नज़रों में आना चाहती है। तभी एक दूसरे गार्ड ने कहा, सर आज तक हजारों लड़कियों को आपके पीछे घूमते हुए देखा, मगर एक बात तो है, ये लड़की बाकी लड़कियों से काफी अलग है। सारे गार्ड थोड़ा हंसने लगे। तभी रोहित ने गार्ड्स को एक बोस वाली लुक दी और सारे गार्ड्स फिर अटेंशन में आ गए। लाइफ केयर हॉस्पिटल। अनिका हॉस्पिटल रिसेप्शन पर पहुंची। उसने रिसेप्शनिस्ट से ज्योति शर्मा का बेड नंबर पूछा। रिसेप्शनिस्ट ने अपने सिस्टम में चेक किया और अनिका से कहा, सेकंड फ्लोर रूम 932। जैसे ही अनिका लिफ्ट की ओर जाने लगी, रिसेप्शनिस्ट ने उसे रोककर कहा, एक्सक्यूज मी मैम, आपको इस फॉर्म पर अपना नाम लिखना होगा और ये विजिटर आईडी गले में पहनना होगा। अनिका ने फॉर्म भरने के लिए पेन उठाया, फॉर्म पर नाम लिख दिया, डॉक्टर अमृता गुलेरिया। अनिका को रियलाइज हुआ कि यहाँ वह डॉक्टर अमृता की पहचान छुपाकर आई है। उसने किसी तरह वह फॉर्म अपने पर्स में डाल दिया और रिसेप्शन पर पड़ा दूसरा फॉर्म भरने लगी। रिसेप्शन पर बैठी लड़की को ये थोड़ा अजीब लगा, मगर हॉस्पिटल में उसने इससे भी ज्यादा अजीब लोगों को अटेंड किया था। अनिका के पास से फॉर्म लेकर रिसेप्शनिस्ट ने उसे लिफ्ट का रास्ता दिखाया। अनिका रूम नंबर 32 के बाहर पहुंची। उसने देखा सामने की बेंच पर प्रीति सर झुकाए बैठी थी। अनिका के कदमों की आवाज सुनकर प्रीति ने ऊपर देखा। जैसे ही उसे अनिका दिखी वो दौड़कर अनिका से लिपट गई। प्रीति जोर जोर से रोने लगी। अनिका ने प्रीति के सर पर हाथ फेरते हुए उसे फिर से बेंच पर बिठाया। प्रीति को गले लगाकर अनिका ने कहा, शांत हो जाओ प्रीति, कुछ नहीं होगा बुआ को, मैं हूं ना। अनिका के आने से प्रीति को थोड़ी हिम्मत मिली थी। जैसे प्रीति थोड़ी शांत हुई, अनिका ने उससे कहा, मुझे बुआ के पास लेकर चलो। हॉस्पिटल रूम का दरवाजा खोलकर अनिका और प्रीति अंदर आए। अनिका ने देखा ज्योति बुआ हॉस्पिटल बेड पर आंखें बंद करके लेटी थी। ज्योति बुआ की हाथ में सलाइन लगी थी। उनके सर में लंबे लंबे मॉनिटरिंग वायर लगे थे जो एक मशीन से कनेक्टेड थे। अनिका ज्योति बुआ को पूरे 7 साल बाद देख रही थी और वो भी इस हालत में। ज्योति बुआ का शरीर बिल्कुल निर्जीव पड़ा था। सिर्फ मशीन में होती हलचल से पता चलता कि पेशेंट सांस ले रहा है। अनिका को अचानक बुआ का चेहरा कुछ धुंधला लगने लगा। अनिका की आंखों में आंसू थे। प्रीति के सामने अनिका को हिम्मत दिखानी थी। वो EEG मशीन के पास गई और रीडिंग चेक करने लगी। बुआ के बैग की बगल में उनकी केस फाइल रखी थी। अनिका ने फाइल की सारी रिपोर्ट्स एक के बाद के पढ़ना शुरू किया। रिपोर्ट्स पढ़ के अनिका समझ गई कि ऑपरेशन काफी ट्रिकी था। दरअसल ट्यूमर ब्रेन के ऐसे हिस्से में था जिसे ऑपरेट करते वक्त ब्रेन के किसी और हिस्से को डैमेज होने के काफी ज्यादा चांसेस थे। ऐसे ऑपरेशन के लिए 4 से 5 एक्सपीरियंस सर्जन्स की जरूरत होती है। बेड की दूसरी तरफ प्रीति मुंह पर हाथ रखे अपना रोना दबा रही थी। प्रीति रिपोर्ट्स पढ़ रही अनिका के पास आकर बोली, डॉक्टर कहते हैं अगर ऑपरेशन नहीं किया तो मम्मी। आगे बोलने से पहले प्रीति के आंसू फिर बहने लगे।
उसकी सिसकियां तेज होने लगी। अनिका उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर ले गई। अनिका को इस वक्त इमोशन से ज्यादा ज्योति बुआ को बचाने में कंसंट्रेट करना था। उसने रोती हुई प्रीति से पूछा, इस हॉस्पिटल में डॉक्टर अग्रवाल काम करते हैं, क्या तुम उन्हें जानती हो? प्रीति अनिका को सुनकर चौंक गई। उसने कहा, हाँ दीदी, वो तो यहाँ के डीन है। क्या तुम उन्हें जानती हो? उद्धरण चिन्ह। अनिका ने बात बदलते हुए कहा, नहीं, वो बस मैंने उनका नाम सुना है। तुम मुझे उनके पास ले चलो। प्रीति अनिका को लेकर डॉक्टर अग्रवाल के ऑफिस की ओर चलने लगी। अनिका को रिपोर्ट्स देखकर इतना तो पता चल चुका था कि अगर और कोई सर्जन बुआ को ऑपरेट करेगा तो उनके बचने के चांसेस 20 से 30% होंगे, और अगर वो खुद ऑपरेट करेगी तो ज्योति बुआ के बचने के चांसेस 60 से 80% होंगे। जब अनिका और प्रीति ऑफिस पहुंचे तो डॉक्टर अग्रवाल अपनी केबिन से बाहर निकल रहे थे। प्रीति और अनिका को देखकर डॉक्टर अग्रवाल ने प्रीति से कहा, हेलो यंग लेडी, एंड हु इज दिस ब्यूटीफुल गर्ल विथ यू? प्रीति ने डॉक्टर अग्रवाल और अनिका को इंट्रोड्यूस करवाया। दीदी, ये डॉक्टर अग्रवाल है, एंड डॉक्टर, ये अनिका दीदी है। ये मम्मी के बारे में आपसे बात करना चाहती है। डॉक्टर अग्रवाल का चेहरा थोड़ा सीरियस हो गया। उन्होंने अपने केबिन का दरवाजा खोला, प्रीति और अनिका को अंदर बैठने कहा, फिर एक वार्ड बॉय से लड़कियों के लिए काफी लाने कहा। डॉक्टर अग्रवाल अपनी सीट पर बैठते हुए बोले, आई डोंट वॉन्ट टू गिव यू गर्ल्स फॉल्स होप्स, मिसेस शर्मा इज क्रिटिकल। उनका इलाज करना मुश्किल है। ऐसी सिचुएशन में हमें उनकी सर्जरी करनी होगी। डॉक्टर अग्रवाल ने ज्योति बुआ की स्कैन रिपोर्ट्स टेबल पर रख दिए। फिर एक मार्कर से अनिका को प्रॉब्लम समझाने लगे। देखो, ट्यूमर को सर के इस हिस्से से निकालना होगा, लेकिन ये काम कोई भी सर्जन नहीं कर सकता। यू नीड अ ब्लडी गुड सर्जन टू डू दिस जॉब बिकॉज द पोजिशन ऑफ द ट्यूमर इज वेरी ट्रिकी। डॉक्टर अग्रवाल अनिका की ओर देखकर समझाने लगे, जैसे तुम्हारी मॉडलिंग फील्ड में हर प्रोजेक्ट हर मॉडल नहीं कर सकती। खास प्रोजेक्ट्स के लिए खास मॉडल्स को चुना जाता है, वैसे ही ये ऑपरेशन डॉक्टर अमृता के अलावा अगर कोई करेगा तो रिस्की होगा। डॉक्टर अग्रवाल को ये नहीं पता था कि वो जिस लड़की को मॉडल समझकर बात कर रहे थे वो ही द फेमस न्यूरोसर्जन डॉक्टर अमृता थी। अनिका ने स्कैन रिपोर्ट्स ध्यान से देखे और नजरें रिपोर्ट्स पर रख के डॉक्टर अग्रवाल से पूछा, डॉक्टर कैन आई ट्राई? डॉक्टर अग्रवाल को कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने कंफ्यूज चेहरे से अनिका को पूछा, आई एम सॉरी यंग लेडी, कैन यू प्लीज कम अगेन? अनिका स्कैन रिपोर्ट पर अपनी उंगलियां घुमाने लगी। वो डॉक्टर अग्रवाल से कुछ कहने ही वाली थी, तभी केबिन का दरवाजा खोलकर कामिनी और मनीषा गुलेरिया अंदर आए। मनीषा ने अनिका को देखते ही डांट दिया, अनिका, ये क्या तरीका है? बिना अपॉइंटमेंट के डॉक्टर अग्रवाल से कोई नहीं मिल सकता। पता नहीं है क्या तुम्हें कब मैनर्स सीखोगी? डॉक्टर अग्रवाल को मनीषा की बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उन्होंने मुस्कुराते हुए अनिका की तरफ देखा और कहा, कोई बात नहीं, ब्यूटीफुल यंग गर्ल्स नीड नो अपॉइंटमेंट टू टॉक टू मी। अनीता की तारीफ अब कामिनी के बर्दाश्त के बाहर हो रही थी। डॉक्टर अग्रवाल के लिए अपने गुस्से को कामिनी ने किसी तरह दबाया। डॉक्टर अग्रवाल चलकर कामिनी के पास आए। उन्होंने कामिनी की पीठ थपथपाकर अनिका से कहा, देखो अनिका, कामिनी हमारी सेकंड ईयर की स्टूडेंट है। शी इज अ ब्राइट स्टूडेंट। उसने मिसेस ज्योति शर्मा की रिपोर्ट इंडिया की बेस्ट न्यूरोसर्जन डॉक्टर अमृता को मेल की है और रिक्वेस्ट की है कि वह खुद आकर तुम्हारी ज्योति बुआ का ऑपरेशन करें। ये बात सुनकर अनिका अपना फोन चेक करने लगी। कामिनी ने ना ही उसे कोई मेल किया था, ना तो कोई रिक्वेस्ट की थी। मनीषा गुलेरिया कामिनी के सर पर हाथ रखकर डॉक्टर अग्रवाल से कहने लगी, डॉक्टर साहब, कामिनी बहुत ही इमोशनल है, अपनी बुआ से बहुत ज्यादा अटैच है। डॉक्टर अग्रवाल अपनी चेयर पर वापस बैठे और कामिनी से पूछा, कामिनी, डॉक्टर अमृता ने कोई जवाब दिया? कामिनी की शक्ल से साफ पता लग रहा था कि अब उसके मुंह से जो निकलेगा वह झूठ होगा। कामिनी ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला, चेहरे पर झूठे एक्सप्रेशन देकर कुछ चेक करने लगी, फिर झूठ निराश होकर डॉक्टर अग्रवाल से बोली, नो सर, नो आंसर, आई थिंक वो बिजी होंगी। फिर उनके चार्जेस। मनीषा ने कामिनी को बीच में ही रोककर कहा, कितनी बार कहा है कामिनी, ज्योति बुआ के इलाज के लिए वह जो फीस मांगे मैं और तुम्हारे पापा चुका देंगे। आखिर एक ही तो बहन है उनकी। मनीषा का ये जेस्चर देखकर डॉक्टर अग्रवाल काफी इम्प्रेस हुए। उन्होंने मनीषा से कहा, मिसेज शर्मा इज लकी, जिन्हें आप जैसा परिवार मिला। उद्धरण चिन्ह। मनीषा ने एक बड़ी सी स्माइल दी और डॉक्टर अग्रवाल से कहा, हमसे जो बन पड़ेगा हम करेंगे, बाकी ऊपर वाले की मर्जी। चलो बेटा,
कामिनी, प्रीति, अनिका, डॉक्टर अग्रवाल को और भी पेशेंट्स देखने हैं। डॉक्टर अग्रवाल ने अपनी जेब से पेन निकाली, एक प्रिस्क्रिप्शन लेटर पर अपना नंबर लिखते हुए बोले, अनिका, दिस इज माय पर्सनल नंबर। तुम्हें कुछ भी पूछना हो तुम मुझे कॉल या मैसेज कर देना। आई एम हियर टू हेल्प यू आउट। उद्धरण चिन्ह। अनिका ने वह कागज पर्स में रख लिया। जब अनिका केबिन से बाहर जाने लगी तभी डॉक्टर अग्रवाल ने अनिका से पूछ लिया, वैसे आप फिल्मों में काम करती हैं या टेलीविजन पर? इससे पहले कि अनिका डॉक्टर के सवाल का जवाब देती, कामिनी ने डॉक्टर अग्रवाल से कहा, सर यह कोई मॉडल या एक्ट्रेस नहीं है, ये तो एक स्कूल ड्रॉप आउट है। 6 साल पहले मनाली छोड़कर भाग गई थी। शादी के दूसरे ही दिन पता चला ये तो पहले से प्रेग्नेंट थी। अब 6 साल बाद वापस लौटी है। अब जैसी भी है मेरी तो बहन है। डॉक्टर अग्रवाल अनिका को गौर से देखने लगे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था। मासूम आंखों वाली लड़की की सच्चाई ये थी। बेहद शर्मिंदा होकर अनिका केबिन से बाहर निकल गई। हॉस्पिटल की कॉरिडोर पहुंचकर अनिका ने पर्स से अपना काला चश्मा निकालकर पहन लिया। कामिनी, मनीषा और प्रीति उसके पीछे आए। मनीषा ने अनिका के कंधे पर हाथ रखकर कहा, ऐसा काम करती ही क्यों हो कि मुंह छुपाना पड़े। कामिनी अपने एक हाथ की उंगली में गाड़ी की चाबी गोल गोल घुमाने लगी। वह बहुत खुश थी। बॉलरूम में सबके सामने हुई उसकी इंसल्ट का आज उसने बदला ले लिया था। उंगली में चाबी घुमाते हुए वह प्रीति के पास गई और कहा, देखो प्रीति, तुम तो जानती हो कि मैं कितनी कोशिश कर रही हूँ ज्योति बुआ की जान बचाने की। डॉक्टर अमृता से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। हॉस्पिटल के बड़े बड़े डॉक्टर से भी बात कर ली है मैंने। अब अगर तुम्हारी अनिका दीदी मेरा छोटा सा काम कर दे तो हम सब मिलकर ज्योति बुआ की जान बचा सकते हैं। अनिका का ध्यान कामिनी की बातों पर नहीं था। वो सिर्फ ये सोच रही थी कि किसी तरह उसे ज्योति बुआ का ऑपरेशन करना होगा। प्रीति को कामिनी की बातों में एक उम्मीद दिखाई दी। प्रीति ने कामिनी से पूछा, बोलो कामिनी, क्या करना है हमें? दीदी मम्मी के लिए जरूर करेगी, है ना दीदी? बोलो क्या करना होगा? मनीषा धीरे से अनिका के ठीक सामने आकर खड़ी हो गई। अनिका की सनग्लासेज उतार कर बोली, तुम्हारी मां मरने से पहले वो जो 2 टके की फैक्ट्री तुम्हारे नाम कर गई थी, वो फॉर्मा फैक्ट्री तुम अपनी बहन के नाम कर दो बस। प्रीति बड़ी उम्मीद से अनिका की ओर देखने लगी। उसे यकीन था कि ज्योति बुआ की जान बचाने के लिए अनिका फैक्ट्री कामिनी के नाम कर देगी। अनिका चलकर हॉस्पिटल की खिड़की के पास गई। वो खिड़की के बाहर देखकर कुछ सोचने लगी। उसे सोचता देखकर मनीषा और कामिनी प्रीति को भड़काने लगी। देखा आज तक कितने एहसान किए थे ज्योति बुआ ने इस पर, आज जब इसके पास मौका है एहसान चुकाने का तो किस सोच में डूबी है। प्रीति दौड़कर अनिका के पास आई। वो अपने दोनों हाथों से अनिका का कंधा और बाजू हिलाने लगी। वो एक ही रट लगा रही थी, दीदी प्लीज दे दो ना कंपनी, प्लीज दीदी दे दो ना। उद्धरण चिन्ह। प्रीति की बातें जैसे अनिका के कानों पर पड़ ही नहीं रही थी। पीछे खड़ी मनीषा और कामिनी को पता था अब उन्होंने अनिका को चारों ओर से फंसा लिया था। प्रीति अनिका के आगे गिड़गिड़ाने लगी थी, दीदी प्लीज बचा लो मम्मी को। अनिका ने अपने कंधे पर रखा प्रीति का हाथ पकड़ा और धीरे से उसका हाथ अपने कंधे से सरका दिया। प्रीति कुछ बात करे उससे पहले अनिका वहां से निकल गई। अनिका का ये रूप देखकर प्रीति का रोना थम गया। वो सिर्फ खुली आंखों से उसे अकेला छोड़कर जाती हुई अनिका को देखने लगी। होटल पैराडाइज टॉप फ्लोर। अनिका की स्वीट की डोर बेल बजी। रिया ने दरवाजा खोला। रूम सर्विस। रिया ने ऑर्डर किया हुआ पिज्जा लाया था। बॉय ने पिज्जा डाइनिंग टेबल पर रखा। उसने रिया से कहा, एंजॉय योर मील मैम। इस पर रिया ने बड़े प्यार से कहा, अंकल मम्मा आपको टिप दे देगी बॉय। रिया को स्माइल देकर चला गया। जैसे ही रिया ने पिज्जा का टुकड़ा उठाया उसे कुछ याद आया। उस दिन फोन पर जिस दोस्त से बात हुई थी वो तो होटल लॉबी आया ही नहीं। रिया ने प्लेट में पिज्जा के 2 टुकड़े लिए। उसे पता था मम्मा ने सामने जाने से मना किया था, मगर उस दोस्त की बातें सुनकर रिया को लगा कि वो बहुत अकेला था। रिया उससे दोस्ती करना चाहती थी। रिया ने अपने सूट का मेन डोर खोला। धीरे धीरे वो सामने वाले सूट के दरवाजे तक पहुंची। डोर बेल तक रिया का हाथ नहीं पहुंचता था। वो अपने पाँव से दरवाजे को किक करने लगी। थोड़ी देर किक करने के बाद धीरे से दरवाजा खुला। दरवाजा आर्यन ने खोला था। दरवाजा खुलते ही रिया और आर्यन ने एक दूसरे को देखा। रिया के हाथ से प्लेट गिर गई। दोनों कुछ देर एक दूसरे को देखते रहे। उन्हें लगा किसी ने उनके सामने मिरर रख दी हो।